स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। उतार चढ़ाव वाला दिन बना हुआ है। कल हम देख रहे थे ग्लोबल बाजार मजबूत थे, हमारे बाजार कमजोर थे। आज भी लगभग वैसा ही ट्रेंड आप देख रहे हैं, बट आज ग्लोबल बाजार उतने मजबूत नहीं थे जितना कल इस समय थे। हमारे बाजार भी उतने कमजोर नहीं है जितने इस समय थे, बट हाँ, थोड़ी कमजोरी हमारे बाजार में आपको अभी भी दिख रही है, वीकनेस बनी हुई है। और ग्लोबल मार्केट से कोई भी ऐसे वीकनेस के संकेत नहीं आए हैं। ये जो भी हो रहा है हमारे बाजारों में लगातार दूसरे दिन आप होते हुए देख रहे हैं। तो कैसे समझना है इसे? आज वीकली एक्सपायरी भी है, उसकी तरफ से कैसा एक्शन आ रहा है बाजार में। वॉल्यूम्स थोड़े कम हुए तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा हो गई है, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा और कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस, बताएंगे आपको आने वाले 1.5 घंटे में। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। जैसा मैंने कहा, वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है, भारी उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके बीच संभलने की कोशिश करते हुए दिख रहा है बाजार। 18,150 पर है निफ्टी, करीब 50 पॉइंट नीचे। 150 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले दिख रही थी, अभी भी वहीं पर है। निचले स्तरों से जरूर बैंक निफ्टी सुधरा है, अब आपको दिखेगा 42,450 42,500 के पास। रियल एस्टेट, मेटल्स, ऑटो, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, यहां पर आ रहा है सबसे ज्यादा गिरावट। 1 से 2% तक ये सारे इंडेक्स आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रैवल है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहां पर शेयरों की जम के पिटाई हो रही है लगातार दूसरे दिन, क्योंकि अगेन ये डर बैठा हुआ है कि क्या सरकार की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं कि नहीं। थोड़ी देर में स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बयान देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की भी करीब 3:30 बजे समीक्षा बैठक है, तो वहां पर बाजार की नजर बनी हुई है। इस बीच ग्लोबल बाजार संभले हुए हैं। डाउ कल 550 अंक दौड़ा था, अभी 50 अंक ऊपर आपको दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी आपको हल्की खरीदारी दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल बाजारों में कोई इंपैक्ट अब तक तो हमने नहीं देखा है। हमारे बाजार इस समय एडजस्ट हो रहे हैं। तो कैसे समझना है इसको, इसी पर होगा फोकस। अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, डेटा भी बताएंगे सर, और आगे की डायरेक्शन क्या चूज करनी है इस पर भी रहेगा फोकस। हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल्स भी देने के लिए तैयार हैं। आइए उससे पहले इस समय के जो बड़े ट्रिगर्स हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स हैं वो जान लेते हैं। कुशल और नुपुर हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज ऑब्वियसली 2:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोरोना पर बयान आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रिव्यू मीटिंग है 3:30 बजे। कोविड की सिचुएशन को ही यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा, तो देखना होगा कि यहाँ से क्या फैसला निकल कर आता है। साथ ही एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका IPO बंद होगा और Q3 के GDP आंकड़े US के, ये भी आपको आज के सत्र में ही आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट कल के दिन में आपको IPL 2023 का मिनी ऑक्शन होगा। साथ ही रैमको सिस्टम्स पर नजर रखिए। पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। RSWM का राइट्स इशू भी कल के सत्र से खुलता हुआ दिखेगा। 6 जनवरी तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। अबांस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्स, 2 IPO, इनकी लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन में। और साथ ही जिनकी मैनेजमेंट से आज हमने बात की, रेडियंट कैश मैनेजमेंट, इसका IPO भी खुलेगा कल के दिन से। इनफैक्ट यहां पर 27 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा। क्रिसमस हाफ डे ट्रेडिंग होने वाली है, यूके में अर्ली क्लोज होगा। साथ ही नवंबर महीने का जापान का CPI आंकड़ा आएगा और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी की जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारे फोकस में रहना चाहिए। और साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट दिसंबर महीने का US का आपके सामने रखा जाएगा। 24 दिसंबर शनिवार श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड और फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है। 25 तारीख को क्रिसमस और 26 तारीख को सोमवार को स्पाइस जेट की AGM होने वाली है, यहाँ पर नजर रखिए। सेंट्रल बैंक, यहाँ पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक है और डिमर्जर पर MCA की बैठक है यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। धानुका एग्रीटेक का बाईबैक भी बंद होगा और KFin टेक्नोलॉजीज के IPO की अलॉटमेंट भी होने वाली है। साथ ही PTC इंडिया और PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर ये BZ सीरीज यानी कि जो ब्लैक लिस्टेड फॉर वायलेशन ऑफ एक्सचेंज रूल्स थे, उसमें अब EQ सीरीज में ट्रांसफर हो जाएंगे, जहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल होगी। साथ ही आपको ध्यान रखना है, टॉप 12 वर्ल्ड मार्केट्स 26 तारीख को बंद रहने वाले हैं सोमवार को, तो ये एक बड़ा फोकस रहेगा। और साथ ही सिंगापुर, हांगकांग, US, यहाँ पर ट्रेडिंग हॉलीडे रहने वाली है 26 को, और UK में भी बॉक्सिंग डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। ओके, तो छुट्टियां ग्लोबल मार्केट में कई सारी आ रही है, हमारे बाजारों में नहीं है, बट कोई बात नहीं, काम करेंगे और फोकस भी रखेंगे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा में बात कर रहे हैं कोरोना पर ही, आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 5,87,5.87 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, USA, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना की सिचुएशन को लेकर बयान देते हुए संसद में। सर मतलब थोड़ा समझाइए, हम ही हैं जो कोविड की चिंता ले रहे हैं, कोई और कोविड की चिंता नहीं ले रहा है, दे रहा है। अच्छी बात है, ऑलवेज हेल्थ इशू है, रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। सरकार भी वही कह रही है, प्रिकॉशन लीजिए। कोई ऐसा बड़ा कदम सरकार की तरफ से भी नहीं आया। टेस्टिंग शुरू कर दी एयरपोर्ट पे, ये मालूम था हमें, बट हमारी बाजार है जो कोविड की चिंता ले रहे हैं और कोई नहीं ले रहा है इस समय। या क्या चल रहा है सर? ये दूसरे दिन ऐसा हो रहा है। दीप देखिए, मैं फिर से वही कहूंगा जो कल इस वक्त यही बात की थी कि जिनको बेचना है उनको एक बहाना मिल गया, बहाना चाहिए, और जिनको खरीदना उनको मौका मिल गया। सो आई थिंक कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और कोविड को लेकर देखो, किसी को नहीं पता, कोई ये गारंटी से नहीं कह सकता कोविड की सिचुएशन यहाँ से बहुत खराब हो जाएगी या हम संभल जाएंगे। ठीक है, जो होगा सबका साथ में होगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है?
कोविड आपके हाथ में नहीं है, आपको नहीं पता कोविड खराब होगा, अच्छा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है आपका पोर्टफोलियो। करेक्ट। दो ही तरीके हैं उसको संभालने के। ट्रेडिंग पोजीशन हम लगातार कह रहे हैं, दो तरीके हैं। एक 18,500 के नीचे बंद हुआ, 18,700 के नीचे बंद हुआ, तब से आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। दूसरा, जो डे ट्रेड्स कर रहे हैं उनको सिंगल्स लेते देते रहना है। सही सपोर्ट पे आए ले लीजिए, वापस अच्छा बने 100 पॉइंट 75 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट, वो सिंगल्स लेते रहिए। रहा सवाल इन्वेस्टर का, कोई चिंता की जरूरत नहीं, 1% भी नहीं होती तो मैं आपको पहले कहता कि चिंता करिए, बेच दीजिए। अगर आपने 18,700 में नहीं बेचा तो 18,000 और 18,100 में बेचने की जरूरत नहीं है। रिस्क एक ही है जी, और वो है 17,800। अगर आप 17,800 देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप मत बेचिए, वो आपका स्टॉप लॉस। उसके नीचे जाएगा तो मैं खुद आपको कहूँगा कि आपको कम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 17,800 तो मैं नहीं देखना चाहता, मुझे उतनी रिस्क भी नहीं चाहिए, तो फिर वो आपका कॉल है। क्योंकि मार्केट में आप 3-4%, 5% का करेक्शन, रनिंग करेक्शन कभी भी किसी भी वजह से आ सकता है। और ये समय ऐसा है जब मार्केट आपको खरीदारी का मौका भी देता है और खरीदारी करके दिखाकर तेजी भी दिखाता है। तो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि पैनिक में बेचने की। और आज जो कल था और वो शायद आने वाला कल, ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन बाजार आपको बेहतरीन मौके दे रहा है। अक्यूमुलेट कीजिए, 3 दिन लीजिए, 3 हफ्ते तक रुकिए। 3 दिन लेने के बाद फिर आपकी प्रार्थना शुरू हो जानी चाहिए। मुझे लगता है दीप, आज के लिए भी वी आर डन फॉर द डे। जो लो बन गया अब नहीं देखेंगे। हाँ, वी आर डन फॉर द डे। सो मेरा ये सेंस है, क्लोजिंग के वक्त हम 18,200 की तरफ तो बढ़ना ही चाहिए, उसके नीचे तो बंद नहीं होने चाहिए। पहली चीज, बैंक निफ्टी भी मुझे नहीं लगता है 42,500 के नीचे बंद होना चाहिए, हो सकता है थोड़े और ऊपर आए। सो आई थिंक वी आर सेट। डेटा मेरे पास आ गए हैं, मैं थोड़े से डेटा देख लेता हूँ। ठीक है, 6 बजे आपको विस्तार से बता दूंगा स्ट्रेटेजी। बट पैनिक ना करें, हल्की हल्की खरीदारी करें, हल्की खरीदारी। एक साथ भी बहुत ज्यादा ना भरें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है दिन भर में। आज आप देखिए बहुत सारे राउंड हो रहे हैं। सुबह भी हमने बाय कॉल दिया था, अभी भी। सो राउंड बीच बीच में चलते रहेंगे, लेते रहें, धीरे धीरे आराम से देते रहें, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, प्यार से काम करें, तनाव के साथ ना करें। तनाव आए तो सिर्फ शो देके एंजॉय करें। ओके, डन, अंडरस्टूड। चलिए, डेटा भी समझेंगे एनालिसिस से और स्ट्रैटेजी भी लेंगे। आइए तब तक आपको खबरों वाले शेयर जो हैं वो भी बता दें नुपुर के साथ। गुड आफ्टरनून नुपुर। स्ट्राइड्स फार्मा, जहां पे कंपनी की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया में जो अपना ऑपरेशन बेचा था 2019 में, उसका जो बकाया अमाउंट था 525 करोड़ ट्रांजैक्शन का, वो अब कंपनी को आज मिलता हुआ दिखाया। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। एक्सक्लूसिव खबर आई है जहां पे इंडिया सीमेंट के लिए नेगेटिव खबर लग रही है, क्योंकि सीसीआई की छापे मारी दिख रही है इंडिया सीमेंट के। वहाँ पर जो ओएनजीसी ऑयल वेल सीमेंट की शिकायत करी थी, उस पर ये जाँच की जा रही है। सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई है हमारे पास कि रिलायंस इंफ्राटेल की जो डील है, उसके बाद वो उसका जो भुगतान था 3,720 करोड़ लेंडर को, वो अब मिल चुका है। और लेंडर्स की लिस्ट देखे तो उसमें एसबीआई है, जिन्हें 700 करोड़ का ये अमाउंट मिला है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि सरकार का फर्टिलाइजर प्लांट के लिए गैस खरीद नियमों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स फोकस में भी है। इन नियमों के तहत देखें तो तिमाही के बजाय मासिक आधार पर जारी होगा टेंडर। तो ये एक न्यूज़ यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी फोकस में। और ब्लॉक डील देखें तो यूको बैंक जहाँ पर 36 लाख शेयर, पीएनबी 18 लाख शेयर, आईओबी 28 लाख, बजाज हिंद 78 लाख शेयर्स, संवर्धन मदन सुमी जहाँ पे करीबन 1.6 करोड़ शेयर्स की काफ़ी ज़्यादा सौदा सुबह से दिखे। और 2 स्टॉक और है, पारादीप फॉस्फेट और आईओबी, जहाँ पर भी 1% से ज़्यादा के इक्विटी के कहीं ज़्यादा सौदा सुबह से होते हुए नजर आए हैं। तो बल डील्स अभी भी हो रही है, थोड़ा एक्शन हालांकि बाजार में कम बना हुआ है। आइए, सारे हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, साथ ही सिमी जी, हिमांशु जी, नितिन मुरारका साहब, और थोड़ी देर में चोपड़ा साहब भी हमारे साथ होंगे। माफ़ कीजिए, आज अविनाश जी हाँ हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। आइए, पहला बिगुल शो का, और ये है हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। देखिए, यहाँ पर ये बेसिकली हीरो जीरो ट्रेड है एक्सपायरी का, और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है। 42,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, 125-130 रुपए के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर ऐड करें पार्ट पोजीशन 100 रुपए के आसपास ले सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 60 रुपए के नीचे का।
अपसाइड में पहला टारगेट यहाँ पर मैं देखता हूँ 190 रुपए का और दूसरा टारगेट 240 रुपए का। 42,500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलें। दीप, अगर आप पिछले 2 घंटे का डेटा देखें तो डेटा में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी के डेटा में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स एक्सपायरी, और यहाँ से 42,700 की तरफ हम जाते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। 700 कैश के फ्यूचर आ गया आपके बात करते करते। जी अनिल जी वो अनिल जी, एक्चुअली अगर आप सुबह से देखें तो फर्स्ट हाफ में डेटा में वीकनेस थी, लेकिन 12 बजे के बाद डेटा में जो वीकनेस थी वो गायब होती हुई नजर आई और एकाएक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं स्पॉट बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि 42,750 तक का एक बाउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी 590-550 के आसपास के लेवल्स हैं। ओके, और दीप देखिए बात करते करते बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से उस समय 42,450-75 के आसपास था, 600-125 पॉइंट ये हो गई। आखिरी एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी का दिन। निचले के लेवल पे शॉर्ट करना रिस्की है, ये ध्यान में रखिए। आप ऊपर का इंतजार कीजिए, दोनों तरफ के मूव फास्ट आएंगे, उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए जी। तो ये है आपके लिए राइट समय। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी करें, निचले स्तरों पर आप ऑफ कोर्स खरीदारी भी करें, ये आपके लिए रुझान बन रहा है बाजार का। और देखिए निफ्टी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ 25 पॉइंट ही नीचे बना हुआ है इस समय। तो मूव आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आती हुई दिख रही है निचले स्तरों से। एक बार फिर से रिकवरी के मूड में है बाजार। और थोड़ा बैंक्स में एक्शन देखिए, बैंक निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया पॉजिटिव टेरिटरी में। किस किस को डर लग रहा था बताओ? पैनिक नहीं करना है, सवाल ही नहीं। जहां लेने का समय वहां देने का नहीं है, थोड़ा हिम्मत रखिए। फिर ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंट रहो, और कॉन्फिडेंट मत होना। Exactly. वोलेटिलिटी रहेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये वोलेटिलिटी 7 दिन से हम बोल रहे हैं कि विक्स आपको जो दिखा रहा है वो अब ऑप्शन सेलर के लिए मुश्किल होगी। यहाँ ऑप्शन बायर में आप ऑप्शन बाय करके पैसे दे देंगे चलेगा, ऑप्शन सेल करके नहीं देना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि वो रिस्की बहुत है, वोलेटिलिटी बहुत है, और इस वोलेटिलिटी में सिंगल्स लेते रहिए, या फिर बिल्कुल थोड़ा लेकर चुपचाप शांति से बैठ जाइए कि लेने के बाद 2 दिन नहीं देखना है, तब पैसे बन जाएंगे। राइट, पैनिक मत कीजिए। हाँ, वही बात है। हाँ, डटे रहेंगे, बने रहेंगे तो पैसे बनेंगे। ऊपर खरीद के नीचे बेचने में कभी किसी का पैसा बना नहीं है। यस। हाँ, तो भरोसा रखिए अपने आप पर, मार्केट पर भी और सब पर। ठीक है, भरोसा रखिए, यही आपके लिए बाजार के लिए क्लियर संकेत आ रहा है। बैंक्स पर रखिए नजर। पीएनबी आज बढ़िया मोमेंटम में है, इस पर तो हम बात करेंगे। कोटक बैंक भी अब आपको मूवमेंट दिखाने की तैयारी कर रहा है। कोटक बैंक में अभी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। कितना ऊपर ले जा सकता है बाजार को, उस पर है हमारा फोकस। एक बार बंसल जी से कोटक बैंक के चार्ट पर रैली जाए। बंसल जी जरा देखें सर, कोटक बैंक क्या चल रहा है इसमें? रिवांशु, इसके अंदर अगर देखें तो टेक्निकली स्टॉक ने कल के लोज को क्रैक नहीं करा है और टेक्निकली खड़ा हुआ है रिवांशु थोड़ा सा, बट नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जब तक 1840, 1845, 1840, 1845 के लेवल्स नहीं टूटते तब तक वेट एंड वॉच है। एक बार 1840, 1845 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर पहला फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, बट जिनके पास है वो आज के लोज के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। पीएनबी बैन से बाहर आया और सुबह से ही एक्टिव है, बट साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई यहाँ पर भी आपको अब पार्टिसिपेशन बनते हुए दिख रहा है। एक बार सुमित जी से बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय ली जाए। सुमित जी, पीएनबी तो सुबह से अच्छा कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर अब क्या व्यू बनता है? निचले स्तरों से ये भी अब थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, लेकिन अभी भी वो स्टीम वापस आया नहीं है। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मार्केट्स को और रिकवरी का जरूरत है, उसके बाद इन स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनेगा। जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सपोर्ट इसका 170 के आसपास का बन रहा है, जो कि हफ्ते 10 दिन पहले के नीचे भी सपोर्ट है इसके। तो 170, 172 के आसपास के सपोर्ट लेवल इसके बनेंगे। एक अच्छी तेजी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 185 का लेवल कन्विंसिंगली तोड़ेगा। तो फ्रेश बाय 185 के ऊपर ही बनेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग, लोअर लेवल से जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग सपोर्ट लगा के अभी होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश बाय के लिए थोड़ा वेट करें। ओके, अगर ले रखा है तो फिर स्टॉप लॉस बना के बने रहें, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा इंतजार करें। बट पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, एसबीआई जैसे मैंने कहा उस पर रखिए नज़र, आईसीआईसीआई बैंक इस पर रखिए नज़र, सिटी यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, इन सारे काउंटर्स पर आपको रखनी है नज़र।
तो यहाँ पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जुबिलेंट फूड, इसमें थोड़ा एक्शन बन रहा है, रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हुए हैं। अविनाश जी भी हैं हमारे साथ। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून सर। जुबिलेंट फूड स्टोर्स बढ़ाने का अग्रेसिव प्लान है, साथ ही अब कुछ जगहों पर 20 मिनट की डिलीवरी भी शुरू करी है। 2 दिनों से स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी आया है। जुबिलेंट फूड कैसे देखते हैं सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए क्यूएसआर का बिजनेस में जुबिलेंट सबसे बड़ा प्लेयर है और ये जो नया उन्होंने इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि 20 मिनट में डिलीवरी, तो ये डेफिनेटली कस्टमर्स को लुभाने वाला है। मेरे ख्याल से डाइन आउट्स भी अभी शुरू हो चुके हैं। होपफुली अगर कोविड के रिपोर्ट्स ज़्यादा आते नहीं है तो डाइन आउट तो अभी भी अच्छे इनको बिजनेस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली क्यूएसआर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। हालांकि स्टॉक सस्ता नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो डेफिनेटली इस क्यूएसआर स्टॉक में जरूर थोड़ा सा निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत बढ़िया है और वो रनवे ऑफ ग्रोथ देख के ही मार्केट्स ऐसे कंपनीज को हाई मल्टीपल्स देता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मैं समझता हूं कि क्लियरली अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही इसमें पोजीशन बनाई जाए। जुबिलेंट फूड और अविनाश जी का कहना है कि 20 मिनट में डिलीवरी वाला जो मामला है ये लोगों को लुभाएगा। अच्छा, मान लें अविनाश जी की बात? मान लेनी चाहिए। अविनाश जी बोले तो लेकिन थोड़ा एक उससे पहले एक सर्वे कर लिया जाए जी। आप में से 6 लोग तो आप हैं और 2 हम हैं, 8 लोगों का एक क्विक सर्वे कर लिया जाए। और कोई स्क्रीन पे नहीं हो तो बता देना भाई, ऐसा बोले हम भी थे, हमारे को गिना क्यों नहीं, ऑब्जेक्शन कभी भी आ सकता। आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनको खाने की भूख लगे उसके बाद 20 मिनट से ज्यादा वेट नहीं हो सकता? भाई 20 मिनट की डिलीवरी वाला तो उन्हीं को लुभाएगा ना। भाई अभी का अभी दो। जैसे कभी बचपन में सुमित जी बोलते होंगे ना, मम्मी अभी का अभी चाहिए। मैं नहीं रुक सकता ऐसा। सुमित जी बोला होगा ना ऐसा? बहुत बार बोला नहीं। हाँ, तो बस वही वाला। तो मतलब डोमिनो अभी का अभी दो, रुक नहीं सकता। ऐसे कौन कौन है आप में से, बताइए। हिमांशु जी, आप अब तो बड़े हो जाइए। जी अच्छा, और कुणाल जी भी। अच्छा, हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी हिमांशु जी। अनिल जी, इसका ना बड़े छोटे होने से उतना रिलेशन नहीं है एक्चुअली। अनिल जी, जो मतलब आप मान रहे हैं कि आप काफी बड़े हो चुके हैं? जी अनिल जी, तो हो चुके हैं। लेकिन अनिल जी, जो सिग्नल है ना कि भूख अब बहुत जोर से लगी है, वो बहुत लेट पहुंचता है। हाँ। तो जब पहुंचता है ना माइंड तक तो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका होता है, उसके बाद वेट नहीं होता। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि डोमिनोज को अच्छे से पता है कि जब भूख तेज लगी हो तो टाइम ज्यादा लगाता है, भूख कम लगी हो तो जल्दी आ जाता है। जी, ओह वंडरफुल। ओके, अच्छा हाँ जी, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, हम भी उसी खेमे में हैं, मतलब कि कंट्रोल नहीं होता। और अनिल जी, हम तो आज वो 30 मिनट को भी आजमाएंगे शाम को। कुछ अनिल जी, मतलब कि अभी पैनल पे नहीं है, कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो आपने एक फॉर्मूला दिया था, जिसको जल्दी भगाना हो तो डोमिनोज का पिज्जा मंगवा लो। तो आज अनिल जी वो 30 मिनट वाला तो आजमाएंगे, 20 मिनट में तो टाइम लगेगा, तो आज उसको आजमाएंगे। और अनिल जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आ रहे हैं वो शायद अभी जी बिजनेस ना देख रहे हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके चाहने वाले और जी बिजनेस ना देखे। ये गलतफहमी कैसे पाली आपने? अच्छा, अविनाश सर भी कुछ कहना चाहते हैं? जी अविनाश सर। आई थिंक अनिल जी, देखिए पिज्जा एक ऐसा आइटम है जो आप जल्दी भेजोगे तो सेल भी बढ़ेगी। आई थिंक कस्टमर्स जो है, यंग कस्टमर्स, ज़्यादातर पिज़्ज़ा के यंग कस्टमर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मैंने देखा है कि इनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। जितना जल्दी पिज़्ज़ा मिले वो उनके ज़हन में होता है। तो ये जो 20 मिनट्स का जो फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से एक अच्छा मार्केटिंग गिमिक है। अभी कितना ये कंपनी एक्चुअली डिलीवर करती है देखना पड़ेगा, बट इससे डेफिनेटली ओवरऑल लॉन्गर टर्म में इनके लिए अच्छा प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स मिल सकता है। वो उसमें तो स्ट्रेटेजी में तो कोई इशू ही नहीं है, आपकी रिसर्च और आपका एनालिसिस बराबर है। मेरा खाली ये समझना चाहता था कि कौन कौन ऐसे महानुभाव है पैनल में जिनको 20 मिनट में चाहिए ही चाहिए, जो कंट्रोल नहीं कर सकता। सुमित जी नहीं कर सकते, सुमित जी की तो शक्ल से ही लगता है। ठीक है, बंसल जी ने बोल दिया। कुणाल जी और सिमी जी बचे। कुणाल जी, आपको भूख लगने के बाद 20 मिनट रुक सकते हैं? अनिल जी देखिए, भूख लगने के बाद अनिल जी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। तो अनिल जी, भूख लगने के बाद तुरंत जो है सेवन कर लेना चाहिए कुछ ना कुछ का। और अनिल जी, पिज्जा में तो अनिल जी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वैसे भी 30 मिनट जो है वो अनिल जी बहुत समय पहले आया था, तब से टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत बदल गई है। तो अब तो इनको वाकई में इसको 15 मिनट कर देना चाहिए, 20 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं मुझे।
घर पे बोल के बनवा के देखो 15 मिनट में पिज्जा। बाहर वालों पे ऑर्डर लगा रहे हो कुणाल जी कभी करके इन हाउस करवा के देखो, 15 मिनट में तो उठ के किचन में पहुंच जाए लोग बाग, तो भी बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी में ड्रोन से थोड़ी आएगा पिज्जा, पिज्जा तो बनेगा, कच्चा थोड़ी भेजेंगे डोमिनो वाले। कुणाल जी बनाने में टाइम लगता है। नहीं, सारा सामान आजकल तुरंत आने लग गया है। नहीं जी, जो ब्लिंकिट और स्विगी आ गए हैं इसकी वजह से नहीं जी सब कुछ पलक झपकते आ जाता है। तो नहीं जी अब आदत सी हो गई कि सब कुछ जल्दी आए, तो पिज्जा भी जल्दी आना चाहिए। नहीं जल्दी बनने और बनाने वाले मामले में तो आपके अनुभव का मैं मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं कुणाल जी के सामने सरेंडर। कुणाल जी जो आप कह रहे हैं वही सही है, 15 मिनट में आना चाहिए। तो भाइयों जरा ट्वीट करके बताइए आप में से किस किस को लगता है कि भूख लगने के बाद 20 मिनट रुका नहीं जाता, 20 मिनट के अंदर डिलीवरी हो ही जानी चाहिए। सबको जानने का हक है ना। बिल्कुल, तो चलिए ट्वीट करके जल्दी से बताइए। तब तक हम बढ़ते हैं आगे और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। और अच्छा सिमी जी कुछ कहना चाहती है? जी सिमी जी। जी इस रिलेटेड तो कहना नहीं चाहती हूँ, मैं एक बीटीएसटी कॉल देने के लिए बिल्कुल तैयार है आपके लिए सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। अनिल जी, इस मार्केट में खरीदने का सलाह देना है और सर खरीदना है जो मैं वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि मार्केट में स्टॉक बाजिंग था और थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी शो किया है। अब यहाँ से बहुत ऊपर जा सकता है अगर थोड़ा सा मार्केट का सहारा यहाँ पे मिलता है। तो मेरा स्टॉक जो मेरा रडार में है वो है GICRE। GICRE एक डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी दिखा चुका है हायर लेवल से, और अभी मुझे लगता है कि यहाँ से एक वापस से फुल रिकवरी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो करंट लेवल पर GICRE खरीद कर चलने का सलाह होगा। 162 का आज का लो है, उससे 2 रुपया नीचे आज का स्टॉप लॉस बनेगा, और अभी का स्टॉप लॉस 160 के नीचे बनेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 से 210 का लेवल जिस रेंज से ये स्टॉक नीचे आया है वो वापस रिक्लेम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सहारा दे देता है तो ये 200 से 210 का टारगेट कल तक आ जाएगा, और नेक्स्ट वीक ये टारगेट और बढ़ भी सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा मार्केट में डिसेंट करेक्शन में ये स्टॉक मिल चुका है, तो खरीदने का सलाह यहाँ पे होगा। और एक्यूमुलेट कीजिए, जिन्होंने पहले मिस किया है अभी दोबारा खरीदने का मौका आ चुका है। तो GICRE मेरे तरफ से। GIC पर रखिए नजर, ये हॉट एंड कोल्ड काउंटर हो गया। इस पर अविनाश जी की मैं थोड़ी देर में राय लूंगा, क्योंकि जब भी दिखाता है बड़ी मूव दिखाता है। थोड़े दिन पहले एक अच्छी रैली चल रही थी, फिर एक बड़ा करेक्शन आया, अब वापस मूवमेंट के मूव में है और सिमी जी की तरफ से 200 का टारगेट है। अविनाश जी आपके पास आता हूं मैं इसके लिए, उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट की वॉलेटिलिटी में कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 113 रुपए 5 पैसे। स्टॉक का नाम है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और परसों का हाई भी स्टॉक ब्रेक करने के लिए आ चुका है। तो मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी में ये स्टॉक डे हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगा तो REC के अंदर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 109 रुपए 110 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 110 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के REC में यहाँ पे CNP पे खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 116 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 118 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो छोटे से टारगेट के लिए एक बार REC के अंदर खरीदारी करें, 2 से 3 दिनों के अंदर टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बन रहा है। REC का 114 का कॉल 1 रुपया 25 पैसा 1 रुपया 30 पैसा अभी भाव चल रहा है। REC का 114 का कॉल, इसको यहाँ पे CNP पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर 50 पैसे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2.5 रुपए से लेके 3 रुपए तक के टारगेट REC के 114 की कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 116 118 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें REC। खरीदारी 110 के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर खरीदें 114 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 1 रुपए 25 पैसे में तैयार है आपके लिए। एंजॉय, आइए एंजॉय करने का वक्त है। साल खत्म होने की कगार में और वॉल्यूम्स हो गए हैं कम। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके लिए आने की तैयारी में, उसका करना होगा आपको इंतजार, क्योंकि फोन लाइन पर तैयार हैं सेठी साहब, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी,
आज दो स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फ्यूचर्स का स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। बाकी अनिल जी एक अपडेट भी है, कल इसी समय जो स्टॉक मैंने दिया था एमए ऑर्गेनिक्स 955 के लेवल पे दिया और कन्विक्शन इतना था कि आज सुबह भी मैंने उसको रिकमेंड किया था मेरी पिक्स ऑफ द डे में, और आज उसने 1020 के हाइज करे हैं, 1020 तक गया, अभी भी 985-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक जबरदस्त उछाल देखा गया उस स्टॉक में इस तरह के खराब बाजार में भी। ओके, बहुत ही बढ़िया, बधाई हो आपको। बताएं सर आज क्या इरादा है? अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक कैश मार्केट का स्टॉक है, पहली बार ही रिकमेंड कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, JWL के नाम से ट्रेड होता है। 85 रुपया 50 पैसे के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी वैसे हम सब जानते हैं, इसका पहले नाम था सेबको, CEBBCO, जो कि इस कंपनी का रिवर्स मर्जर हुआ उसके साथ। मतलब जुपिटर वैगन्स जो कंपनी है उसने सेबको को खरीदा फ्रॉम एक्सिस बैंक एंड टाटा कैपिटल, फिर रिवर्स मर्जर करके ये लिस्टिंग हुई है। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। कंपनी 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक तो रेलवे वैगन्स का सेगमेंट है जहां पे इनके पास 4000 करोड़ के ऑर्डर बुक है और 2000 करोड़ के नए ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी। और हमने देखा है रेलवेज आने वाले 6 से 8 महीने में 50,000 वैगन्स के नए ऑर्डर इशू करने जा रही है। और इस कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर सिर्फ 1100-1200 करोड़ का था। तो ऑर्डर बुक इतनी जबरदस्त, मतलब क्लियर कट 3-4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो इस एक सेगमेंट से आती है। इसके अलावा ये कंपनी कई सारे OEMs जैसे टाटा मोटर्स है, आइशर मोटर्स है, इनके लिए इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनकी बॉडीज बनाती है। फिर कंटेनर्स का भी इनका सेगमेंट है जिसमें इनके क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो DP वर्ल्ड और GE इन दोनों को कैटर करती है कंटेनर्स के लिए। और हाल ही में कंपनी ने वैगन के ब्रेक सिस्टम और ब्रेक डिस्क के लिए यूरोप की 2 कंपनियों के साथ करार किया है। एक कंपनी का नाम है डाको, DAKO-CZ, और दूसरी कंपनी है कोविस। इन दोनों के साथ टाई अप किया है और ये जो मार्केट साइज को एड्रेस करने जा रहे हैं 6000 करोड़ का इसका मार्केट है। और दुनिया में 3-4 कंपनीज ही है जो ये प्रोडक्ट्स बनाती है, जो ब्रेक डिस्क और ब्रेक सिस्टम्स। तो इस सेगमेंट में मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा है बिकॉज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, तो उसका एक फायदा देखने को मिलेगा। फिर हाल ही में इन्होंने यूएस की एक कंपनी है ग्रीन पावर मोटर्स, जो कि यूएस में इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, उसकी लीडिंग कंपनी है। यूएस और कनाडा दोनों जगह प्रेजेंट है, उसके साथ टाई अप किया और इनका पहला इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल इस नए क्वार्टर मतलब 4th क्वार्टर में लॉन्च होने जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा। फिर दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी मेट्रो कोचेस बनाने वाली स्पेन की कंपनी है CAF, उसके साथ भी इनका जॉइंट वेंचर है। तो इस तरह की दमदार कंपनी है। बाकी मैं इसके शेयर होल्डिंग देख रहा था तो जबरदस्त 74% शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, जिसमें फॉरेन की कंपनी स्लोवेकिया की कंपनी है टेट्रा वेगोंका, जो कि वैगन बनाने के लिए इस कंपनी का टाई अप है उसके साथ, वो भी एज अ प्रोमोटर 20 से 21% स्टेक ओन करती है। फिर एक्सिस बैंक ऑलरेडी 2.15%। फिर वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, जैसे MIT को हम ट्रैक करते हैं वैसे ही एक यूएस की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है वेंडरबिल्ट, वो अराउंड 4.29% स्टेक ओन करती है। और ये वेंडरबिल्ट जो इसके फाउंडर है वो रेल और शिपिंग के टाइकून रहे हुए हैं। और उसके अलावा भी कई सारे नामी गिरामी निवेशक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। सितंबर तिमाही में 24 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया इस सितंबर में, जो पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ का पैट था। पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 96 करोड़ की सेल्स थी, वो बढ़ के इस बार आई है 416 करोड़। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट देखे जा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा। और ऐसे भी रेलवे वाले स्टॉक यहाँ से बजट के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा 100 रुपए का, बट मुझे लगता है जैसे हमने RCF में ग्रेजुअली मूवमेंट देखा उस तरह का मूव इसमें बजट तक आना चाहिए। तो आई रिमेन बुलिश ऑन दिस स्टॉक और खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म टारगेट है 100 रुपए के, 100 रुपए के टारगेट 80 रुपए का। जी 80 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। आज तो सेठी साहब ने रिकॉर्ड बना दिया, नहीं बनाया नहीं, रिकॉर्ड बनाया नहीं, सॉरी, रिकॉर्ड तोड़ दिया जैन साहब का। किसी अनजान स्टॉक पे तो जैन साहब ही बोल सकते इतना आज तक। तो जैसे साहब आपको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई हो। अब एक ही है बात इसमें कि अगर जैन साहब ने बदले की भावना में नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की तो मुकाबला इंटरेस्टिंग होगा। बताएं सर आपका दूसरा पसंद का शेयर आज का। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक भी है ऐसे सेक्टर से है जिसको कोरोना वोरोना से कोई लेना देना नहीं। चाइना बंद हो जाए तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ता। प्योरली डोमेस्टिक ड्रिवन बिजनेस, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का दिसंबर फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है। 98 के लेवल्स पे अभी इसके दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। जबरदस्त कंपनी है जो एरोस्पेस, डिफेंस, फिर आपके आजकल EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रेलवेज, मेट्रो और एयरपोर्ट्स, प्लस
ईवीएम्स इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स भी बनाती है। बाकी इन्होंने हाल ही में ये जो लिथियम आयन बैटरीज के कारोबार में भी कदम रखा है, फिर बैटरी पैक्स बनाती है, और हाल के जो गुजरात में डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें भी इनको एक कंपनी से ऑर्डर मिला है या उनसे लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ट्राइटोन नाम की कंपनी से। बाकी सरकार का जिस तरह का फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उस सब का एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। जबरदस्त 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इस साल में मैनेजमेंट के मुताबिक 20,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स और मिलने चाहिए। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 614 करोड़ का पैट था, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 356 करोड़ का पैट था। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, जीरो डेट कंपनी। FISDAs मिलके इसमें 43% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, कोटक है, मिरे है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से बहुत अच्छा करेगा, एक बजट का भी थीम हो सकता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 110 का टारगेट है, 92 का स्टॉप लॉस, 92 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए राय। BEL में 92 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। बैंक से बाहर भी आ चुका है यहाँ पर खरीदारी करने का। ये लॉजिक अच्छा दिया सेठी साहब ने कि इसको कोविड से किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ ठीक है, मार्केट कोविड की वजह से ऊपर नीचे हो तो एक बात अलग होती है कि सब साथ में ऊपर नीचे होते हैं, बट अदरवाइज ये बढ़िया एक्शन में आ सकता है। तो BL पे फोकस करिए। भाव भी अच्छा हो गया, 100 रुपये के नीचे भी भाव भी बढ़िया। भाव भी अब ठीक है, जहाँ पर आपके लिए एंट्री करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। बिल्कुल, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL इस पर था आपके लिए एक सेल कॉल आते हुए इस समय। स्ट्रैटेजी आइए लेते हैं, तैयार है मार्केट स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, 40-50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 1/4% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में %0.5% तक की तेज़ी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कच्चा तेल ठीक ठाक है, रुपया भी स्टेबल है, और बाकी ग्लोबल मार्केट्स, एशिया के मार्केट्स भी ठीक रहे। चीन में थोड़ी गिरावट देखी थी, बट जापान, हांगकांग तो 2.25% ऊपर था। तो हमारी मार्केट है जो थोड़ी वीकनेस दिखा रही है, रिलेटिवली कम है कल के मुकाबले में। बाकी ग्लोबल पिक्चर तो आज भी ठीक ठाक ही दिख रही है। सर बताएं क्या करना है। पहले कौन सा बताओ, निफ्टी की बैंक निफ्टी? निफ्टी ठीक है। आपको एक काम करना है, अगले आधे घंटे जो 3:05 पे खत्म होगा वो समय, तब तक आपको 18,200 के पार निकालने की कोशिश करनी है निफ्टी को। अगर 18,200 के पार निकल कर टिके तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और 18,100 के नीचे जाने की संभावना है कम। 18,100 के पुट पर 1 करोड़ शेयर हैं, 18,200 के कॉल्स पर 1,60,00,000 शेयर हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18,200 के कॉल पर। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा संभावना इस बात की है कि बचे हुए समय में बाजार 18,100 से 18,200 की रेंज में टाइम पास करके बीच में कहीं क्लोज हो जाए। अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ी और मजबूती आ गई और बैंक निफ्टी ने थोड़ा और जोर लगाया तो इस बात की संभावना बनती है कि आप 18,200 के आसपास पहुंचे, लेकिन आपको 18,200 को 3 बजे तक 3:05 के पार निकल कर टिकना जरूरी है। अगर वैसा किया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको 18,250, 275 ले जा सकती है। थोड़ी संभावना कम दिखती है, लेकिन आप इनकार नहीं कर सकते। तो रेंज जो बचे हुए समय के लिए 3 बजे तक है 18,100, 18,200। किसी भी एक तरफ निकले उससे पहले बार तो 50 से 75 पॉइंट का मूव और नीचे आए तो 18,100 के नीचे आए तो 18,025, 18,050, 18,200 के ऊपर आए तो 18,250, 18,275। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज में रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा चांस दे रहा है कि वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। और उसका रीज़न है क्यों, मैं बताता हूँ। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 61 लाख शेयरों का 42,000 के पुट पर, दूर है, काम का नहीं है। 42,200 और 42,300 की रेंज बैंक निफ्टी पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर आ रही पुट राइटिंग के हिसाब से। 42,500 के कॉल्स पर 61 लाख शेयर खड़े हैं, तो 42,500 के ऊपर बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है। जो हल्की सी रुकावट, जितना मजबूत सपोर्ट 42,200, 42,300 में है, वैसी ही रुकावट 42,500, 42,600 में। सो दो चीज़ चाहिए 3 बजे तक आपको, एक तो 42,500 के ऊपर बने रहे, और अगर गलती से 42,600 पार करके टिक गए तो बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया कमाल दिखाने को तैयार है, और ये फिर आज ही 775, 850 तक जाने की कोशिश कर सकता है एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग में, बशर्ते कि 42,600 पार करके टिक जाए। तो लीडरशिप अगर रिकवरी आई, तेजी आई, तो बैंक निफ्टी से आएगी, निफ्टी से नहीं। निफ्टी में उतनी ताकत नहीं दिख रही जितनी बैंक निफ्टी में दिख रही है, और बैंक निफ्टी कोशिश कर सकता है ऊपर जाने की, ये ध्यान में रखिए। सो आपको दोनों लेवल दे दिए हमने। ऊपर सप्लाई की रेंज 42,500, 600 है, नीचे 42,200, 300 सपोर्ट रेंज है। इसके कहीं एक तरफ बाहर निकले तो बड़ा मूव। तो आई थिंक थोड़ा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है बार बार 42,500 के ऊपर टिकने की। लेट्स सी क्या कुछ होता है। बिल्कुल कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी।
दिग्गजों में तो सिर्फ कोटक और आईसीआईसीआई हैं जो खरीदारी दिखा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अगर नितिन जी हैं हमारे साथ तो एक बार उनसे भी राय लेनी चाहिए इस समय क्या बाजार में चल रहा है। खैर एनीवे एक बार नजर रखिए एचडीएफसी बैंक। इनफैक्ट सुमित जी हैं, काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं एचडीएफसी बैंक को। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक एक अच्छी तेजी के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है और 4-5 दिनों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1600-1610 के आसपास इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करके चलना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलना चाहिए। पुल बैक बाउंस बैक में ये 1630-1640 का लेवल दिखाएगा और एक बार 1640 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 1700 प्लस के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। डिप्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चलें। तो रखिए यहाँ पर आपके लिए जो राय बन रही है एचडीएफसी बैंक पर भी इसकी तरफ से भी थोड़ा आपको एक मूवमेंट आ सकता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो दीप हो रही है, स्पेशली कल जब गिरावट हुई तो काफी लोग परेशान भी हुए कि अरे बहुत गिर रहा है, बहुत गिर रहा है। लेकिन साल खत्म होते होते एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड और रुझान दिख रहा है और वो है बाजार के वॉल्यूम्स का। काफी लोग कह रहे हैं कि बाजार छुट्टी के मूड में, लोग छुट्टी के मूड में, और काफी लोग ये कह रहे हैं कि गिरावट हो रही तो कम वॉल्यूम के साथ हो रही है। पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं आशीष बताइए, डेटा क्रंचिंग की है आपने? बिल्कुल सर, डेटा की है और इनफैक्ट ये रिसर्च में पहले बता दूं कि 2 पार्ट में हम आपके लेके आएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से क्या वॉल्यूम का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हमारी टीम लगी हुई है सर पिछले 10 साल के डेटा को एनालाइज करने में, और ये जो गिरावट आई है इसको भी एनालाइज करके देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिलहाल अगर आप देखें तो 19 दिसंबर को जो वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुई थी इस साल की सबसे कम वॉल्यूम थी। वैसे तो अगर आप देखें तो 24 अक्टूबर आता है जहां पर वॉल्यूम्स निफ्टी की बहुत कम थी, केवल 4.5 करोड़ की थी, लेकिन क्योंकि एक ही घंटे का सत्र था, मुहूर्त की ट्रेडिंग थी, इसके चलते 4.5 करोड़ है। वो तो भूल जाओ। वैसे हमने उसको एवरेज में भी कंसिडर नहीं किया ना। बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा किया आपने। जो एवरेज ठीक है। तो 19 दिसंबर को जो वॉल्यूम सबसे कम रिकॉर्ड हुई है वो करीब है 15.5 करोड़ के आसपास की। इसके बाद अगर आप 20 दिसंबर को देखेंगे तो 17 करोड़ के आसपास है। 22 नवंबर को है करीब 18 करोड़, 23 नवंबर को भी देखें तो 18 करोड़ है। तो ये कुछ 4-5 टॉप लो ट्रेडिंग सेशंस मैंने आपके सामने रखे हैं जहां पर वॉल्यूम्स काफी कम देखने को मिल रही है। सर अभी फिलहाल सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार हर बार दिसंबर में जो है गिरावट आपको देखने को मिलती है, लेकिन सर इस बार जो गिरावट है वो काफी कम देखने को मिली, क्योंकि पूरे साल का औसत जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमने औसत निकाल के देखा कि साल भर की जो एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितनी है। इसमें से मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन हमने निकाल दिया तो करीब 28 करोड़ 25 लाख के आसपास का जो है वॉल्यूम आता है। और वैसे तुलना करके देखें कल के सत्र की या फिर आप 19 दिसंबर को देखें तो केवल 16 करोड़ के आसपास की जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि निफ्टी के वॉल्यूम्स आप देखिए और जो टोटल कैश मार्केट का डेटा है, जो टर्नओवर एनएससी रिपोर्ट करता है, उसमें अभी इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले साल तक का तो हमने डेटा क्रंच करके देख लिया, वहां पर देखा था कि हमने 23 दिसंबर के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। तो 21 दिसंबर को देखें तो करीब यानी कल की बात करें 58,490 करोड़ का जो है टर्नओवर देखने को मिला। 20 दिसंबर को 46,586, 16 दिसंबर को करीब 65 करोड़ के आसपास। तो यानी थोड़ी बहुत गिरावट आपको टोटल मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन जो निफ्टी के वॉल्यूम्स है यहाँ पर बड़ी गिरावट है। निफ्टी के वॉल्यूम्स में काफ़ी कमी आई है। तो कल आप ये कह सकते हैं कि एक तो ट्रेंड छुट्टियों का है ही, और दूसरा वैसे भी कम वॉल्यूम्स के साथ गिरावट है मार्केट। ये एक्चुअली इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस पर आपका भी व्यू मेरे को चाहिए था। लास्ट ईयर जी और उससे भी पहले 2020 और 2021 दोनों में इतना हमने ड्रॉप नहीं देखा था जितना अब हम देख रहे हैं। तो कैसे इसे ये माना जाए कि उस समय फिर भी कोविड रिस्ट्रिक्शन थी, तो चलिए ट्रेडर्स ऑफिस में नहीं बट घर पे बैठ के तो जो भी ये कर रहे थे, और अब तो ये पूरा ही छुट्टी पर चले गए इसलिए वॉल्यूम्स इतने गिरे नहीं, या फिर इस साल कुछ अलग दिखता है आपको? दो चीजें, एक तो ये कि इसमें कोई डाउट नहीं कि इस साल मार्केट में पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, क्योंकि लोग घूमने के मूड में ज्यादा नहीं, चलिए छुट्टी पे होते तो वो उतना काम तो कभी कर ही नहीं सकते जितना आप एक्चुअली एक्टिवली ट्रेडिंग करें, चाहे घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, या ब्रोकर के ऑफिस में, जो भी हो। दूसरी चीज जो है वो ये है कि दीप गिरते मार्केट में वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम होने का ट्रेंड इसलिए भी है कि रिटेल अब पैनिक नहीं करता, है ना। अब वो पैनिक नहीं करता, वो गिरते हुए मार्केट में मौका ढूंढते हैं। उन्हें साफ नजर आता है कि ऐसा औने पौने दामों में बेचने का फायदा नहीं है। मार्केट बार बार मौका देता है, मार्केट अब तक ऑब्लाइज कर भी रहा है, हर बार गिर के वापस नया हाई बनाता है। अब वो आपको ये नहीं पता होता कि गिरना कहाँ रुकेगा और कहाँ से घूमेगा।
तो वो एक रिस्क तो आप हमेशा लेते हैं। जैसे ही वो तो आपने मार्केट में कुछ खरीदा, गिरने की रिस्क तो उसी मोमेंट से शुरू हो गई। करेक्ट, मतलब जिस दिन से हम पैदा हुए मरने की रिस्क तो उसी समय से है ना, है ही है ना। ये वैसे ही हाल है, जिस दिन आपने शेयर खरीदा उस दिन से गिरने की रिस्क आपकी शुरू हो ही गई ना। बट आप कितना गिर सकते हैं वो अगर आपको कंफर्ट है तो अब ये कंफर्ट धीरे धीरे रिटेल में आ रहा है। तो रिटेल औने पौने दामों पे अपने शेयर बेच के नहीं जाता। कुछ पैनिक होता है वो ट्रेडर्स की तरफ से होता है, कुछ पैनिक होता है कैश मार्केट के स्टॉक्स में वो उन लोगों की तरफ से होता है जरूरत से ज्यादा भर लेते हैं। फिर अगर 10% भी नीचे आया तो छोड़ो, या फिर कुछ और नीचे आया तो जो प्रॉफिट वाला वो बेच दो। ये सारी माइंडसेट जो होती है ना लोगों की, वो वाली चीज है। अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात लगती नहीं है। सो आई थिंक वॉल्यूम कम होने के साथ जो गिरावट हो रही है वो एक तरह से अच्छा ही है। या आपका लोअर लेवल पे स्टॉक बहुत बिक नहीं रहा, बस वही वाली चीज है। अच्छी बात है फिर तो। हाँ, अच्छा ही है। बढ़ते हुए कोई भी काम हो मार्केट में, तेजी का या मंदी का, वॉल्यूम के साथ उसका मजा अलग है। हाँ, पर अब वॉल्यूम्स के बिना हो रहा है वो। हाँ, आशीष कुछ एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले थे। हाँ आशीष, मैंने बताया कि टीम हमारी ऑलरेडी लगी हुई है इसके ऊपर, तो कुछ डेटा मेरे पास फिलहाल आ गया। जैसे कि 2021 में देखें तो पूरे साल का जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो करीब 42 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो दिसंबर महीने का 2021 का था वो केवल 24 करोड़ है। यानी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो हम इतने नहीं कम हुए। जैसे 2020 में भी देखें तो 66 करोड़ के आसपास था और 55 करोड़ के आसपास दिसंबर महीने में हुआ है। 2019 में देखें तो 48 करोड़ था और यहाँ पर दिसंबर के महीने में थोड़ी बढ़त आपको इनफैक्ट यहाँ पर इंटरेस्टिंगली देखने को मिली है। तो 2021 और 2020 के मुकाबले जो गिरावट देखने को मिली वॉल्यूम्स में, इस बार इतनी गिरावट नहीं है। और इनफैक्ट कैश मार्केट का जो टर्नओवर डेटा है वो भी यही सपोर्ट कर रहा है कि कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है। तो कैश मार्केट में पार्टिसिपेशन बेहतर है, बेटर हो रहा है इस बार, बेटर हो रहा है। चलिए तो ठीक है, वॉल्यूम्स गिरे हैं उसका थोड़ा इंपैक्ट है, बट उतनी भी खराब सिचुएशन नहीं है जितना हम यूजुअली देखते हैं। अच्छी खबर वहां से आपको आती हुई दिख रही है। इस बीच जेके सीमेंट के लिए आपके लिए कुछ खबर आती हुई दिख रही है। 153 करोड़ में एग्रो पेंट्स में 60% हिस्सेदारी खरीदेंगे, ये इंटरेस्टिंग खबर आपको आती हुई दिख रही है। एग्रो पेंट्स में 60% हिस्सेदारी खरीद रही है कंपनी 153 करोड़ में, और अगले 12 महीने में बाकी 40% हिस्सेदारी भी खरीदेगी। तो पूरा एक्विजिशन कर रही है ये एग्रो पेंट्स का। ये आपके लिए जेके सीमेंट पर खबर आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी इस समय थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। अविनाश जी, आप एक बार जरा स्टॉक पर अपना व्यू बनाएं, तब तक मैं इसका एक चार्ट चेक करूं कुणाल जी के साथ। कुणाल जी जरा देखें, खबर के दम पर स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में आ रहा है। जेके सीमेंट एक्विजिशन करने वाला है। देखिए बिल्कुल मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, बाउंस आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक वैसे भी बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मेरी राय में चार्ट ठीक ठाक है। जिनके पास पोजीशन है 3000 के नीचे, अब एक स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है 3200 के लेवल्स दोबारा आते हुए दिखेंगे, बने रहने की राय। जेके सीमेंट, अविनाश जी आपकी राय सर? मुझे लग रहा है कि देखिए एक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और सीमेंट में अच्छी बात है कि सितंबर से सीमेंट के प्राइसेस भी स्लोली अभी बढ़ने लगे हैं, तो इसका फायदा भी जेके सीमेंट्स को मिलेगा। काफी बड़ी कैपेसिटी है तो ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल रीच और कैपेसिटी का फायदा इनको मिलना चाहिए। और ये जो पेंट कंपनी इन्होंने खरीदी है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेंट के बिजनेस में हम देख रहे हैं कि काफी नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो अगर होपफुली जेके सीमेंट्स भी पेंट के मार्केट में उतरता है तो डेफिनेटली इनके लिए एक दूसरा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। अभी आगे कंपनी के क्या प्लान्स है, वो किस तरह से इस बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बार मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगी तो मार्केट्स में डेफिनेटली इस स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी और तेजी नियर टर्म में आ सकती है। तो ये है आपके लिए राय। जेके सीमेंट पर राय आ रही। एक और स्टॉक पर, कौन सा स्टॉक है, क्या राय पता नहीं, लेकिन आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से बिगुल के बाद। जी सर फरमाए। अनिल जी, बिकवाली की राय है और बेचना है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने कल के लोज को क्रैक कर लिया है। इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है, तो यहाँ पर जो करेक्शन है फर्दर डीपन हो सकती है। ओवर टू कुणाल जी। जी देखिए, एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न कहते हैं, जिसमें छतरी जैसा फॉर्मेशन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है और उसका ब्रेकडाउन चार्ट पर अभी अभी आता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय एयरटेल हमें लगता है कि वापस से अपने जो रिसेंट लोज हैं यानी कि 770 रुपए के लेवल्स वहां तक नीचे फिसल सकता है। शॉर्ट करने की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखा जाए 821 रुपए
20 स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 795 का, इवेंचुअल टारगेट 780 का, 780 के लक्ष्य के लिए भारती में बिकवाली किराए। आज आजकल आशु जी ने छोड़ दिया भारती एयरटेल को। अनिल जी देखिए, आशु जी तो अनिल जी अभी हॉलीडे पर गए हुए हैं। अच्छा। तो सारी मोह माया छोड़ के ही गए हैं अनिल जी। अच्छा। तो लगभग सभी कुछ छोड़ गए हैं वो, केवल अपना खौफ नहीं छोड़ के गए, बाकी अनिल जी सब कुछ छोड़ चुके। अपना खौफ छोड़कर बाकी सब छोड़ गए। ओहो, चलिए, भारती एयरटेल वंस अपॉन अ टाइम आशु जी का फेवरेट था, अब रहा नहीं, ऐसा कुणाल जी का कहना है, मेरा नहीं। मैं भाई साफ साफ बताऊं, कुणाल जी का कहना है। आइए राजेश पालिया जी का क्या कहना है, जरा सुन ले। 2023 की न्यू ईयर पिक राजेश पालिया साहब की तरफ से। मेरा न्यू ईयर पिक रहेगा HCG हेल्थ केयर ग्लोबल। इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कैंसर केयर नेटवर्क इस कंपनी का है। हमें लगता है ये स्टॉक आगे आने वाले महीनों में काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखाते हुए दिख सकता है और एक अच्छी यहाँ पे अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी। 300 रुपए से 270 ये एक प्राइस बैंड हम सजेस्ट करेंगे जिसमें बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर कोई गिरावट मिलती है तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 245 के आसपास। अपसाइड के टारगेट 450 से 500 रुपए तक हमें लगता है लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल, ये है वो स्टॉक जो खरीदारी करने की राय आपके लिए राजेश पालिया साहब ने दिए। 450 और 500 हुआ, बड़े टारगेट है भाई। 450 और 500 के टारगेट के लिए ये आते हुए दिख रहे हैं। आइए, बाजार 18,100 पर है निफ्टी पर। अभी कुछ दिनों पहले आपने 18,887 का हाई भी देखा है दिसंबर के पहले हफ्ते में। बिल्कुल। 44,151 का हाई भी देखा आपने बैंक निफ्टी पर। और ये सब कुछ तब देखा है जब एफआई ने इस साल भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड बिकवाली की है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे साथ कुशल है सारे डेटा लेकर। कुशल बताइए, एफआई ने दम लगाकर बेचा है? दम लगाकर बेचा है। और सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, पिछले 3 सालों में लगातार ये नेट बायर थे और इस बारी इतना बेचा है 1.22 लाख करोड़, इतनी अमाउंट की इन्होंने बिकवाली की है। तो अपने आप में यह आंकड़ा काफी बड़ा है, बट डेफिनेटली इसकी वजह भी है। इसके पीछे एफपीआईज जो वजह समझ रहे हैं हम लोग, वो एक तो ये है कि जो ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है और दूसरा रुपए में जो तेज गिरावट हुई है वो भी एक बड़ा कारण है एफपीआईज के यहाँ से निकलने का। इनफैक्ट एफपीआई के बिकवाली के बावजूद भी, लेकिन अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने YTD अभी तक 20% की बढ़त हासिल की है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट एफपीआईज का हमने पिछले 5 महीनों का ट्रेंड भी लगाया है, जिसमें दिसंबर में लगभग 8,700 करोड़ की बिकवाली की है। नवंबर में लगभग 22,000 करोड़ की इन्होंने खरीदारी भी की है। बट सितंबर महीने में अगर आप देखें तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा की एफपीआईज यहाँ पर बेचते हुए नजर आए हैं। पर 1 से 15 दिसंबर यानी कि जो अभी फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर रहे हैं, उसमें किस किस स्पेसेस में इनकी रुचि रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो रियल्टी है, दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज और तीसरा एफएमसीजी। ये 3 स्पेसेस में एफपीआईज ने खरीदारी की है, जहां पर रियल्टी में लगभग 3,150 करोड़ रुपए का निवेश इन्होंने किया है। साथ ही हाउसिंग और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में सुधार के कारण रियल्टी में यहाँ पर ये खरीदारी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों से कंज्यूमर सर्विसेज में भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और लगभग अगर आप लास्ट 5 मंथ्स का टोटल सम कैलकुलेट करेंगे तो 14,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर खरीदारी की है। तो डेफिनेटली कुछ एक सेक्टर्स और स्पेसेस ऐसे हैं एफपीआईज की तरफ से जिनमें इनका इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। बट डेफिनेटली आगे चलकर यही देखना होगा कि यहाँ पर जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी कोविड की वजह से हुई है, एफपीआईज का एक और बहाना ढूंढते हैं भारत से निकलने का। बट आप एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो डीआईएस जमकर लगातार पूरे साल इन्होंने सपोर्ट किया है। ओके, तो लोकल फंड्स की खरीदारी और तीसरी महाशक्ति के आंकड़े आते नहीं इसमें आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि इस बार मतलब मैन ऑफ द सीरीज जो 12 ही सीरीज हुई है वायदा कारोबार की, हर सीरीज में, हाँ हर सीरीज मैन ऑफ द सीरीज तो रिटेल ही है। कल पक्का। हाँ, लोकल फंड ने भी पैसा किसका लगाया? रिटेल का है। कौन सा फंड मैनेजर का घर का थोड़ी है, हाँ रिटेल का ही है। आपका हमारा रिटेल का ही है, बिल्कुल है कि नहीं? 100%। हाँ, इस साल के तो मतलब तीसरी महाशक्ति। अच्छा, इस साल की महाशक्ति से याद आया, हाँ कल तो मस्ती की पाठशाला भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है और बड़ा इंटरेस्टिंग महाशक्ति से इसलिए याद आया कि हमारी महाशक्तियां जो ये बैठी हुई हैं यहाँ पर, कल मस्ती की पाठशाला में
भाइयों और एकमात्र सिमी जी हैं और बहनों में, तो क्या आपने अपनी तैयारी कर ली है मस्ती की पाठशाला की? क्योंकि कल जो टॉपिक है मैं आपके सामने ले आऊं, क्रिसमस स्पेशल होगा। आप किसे सेंटा बनाना चाहते हैं, क्या गिफ्ट लेंगे, चॉइस है आपके पास। देखो कोई नहीं देता, मैं दे रहा हूं। तो आपके पास चॉइस है, आप गिफ्ट क्या लेना चाहते हैं कारण के साथ बताइए। लॉजिक रीजन अच्छा हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो गिफ्ट आपको मिले। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है किससे क्या गिफ्ट लेना है और क्यों लेना है, जरा बताइएगा। तो सिमी जी सोचना शुरू कर दिया? आप पहले बोलते थे कि मुझे बहुत टाइम लगता है सोचने में। मुझे बहुत टाइम लगता है अनिल जी, अभी भी सोचा, मतलब फाइनल तो कुछ नहीं किया। हाँ। बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे सोच रही हूँ, सोचने में बहुत टाइम लगता है आप तो मुझे। किसी को ऐसा को सेंटा बना दो जो आपके लिए मस्ती की पाठशाला के आइडिया देता है। बोले मेरा तो वही ठीक है, जो मुझे कभी भी कोई भी सोचना ना पड़े, मुझे बता दे ये कर लो। बट आप सब लोग जरा इस पे दिमाग लगाइए, अपने घोड़े दौड़ाइए, और कल आपसे हम करेंगे 3:30 से 4 बजे मस्ती की पाठशाला पर मुलाकात। तो मस्ती की पाठशाला का करें इंतजार, कल मस्ती वाला दिन होने वाला है। बाय द वे कल क्रिसमस वीकेंड से पहले वाला दिन है, तो कुछ बेहतरीन और प्रोग्रामिंग भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और बेहतरीन शोज भी रहेंगे क्रिसमस की स्पिरिट में। इस पर आप रखिएगा नजर। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस बाजार में? देखिए यहाँ पे 18,100 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 13 रुपए में मिल रही है। काफी लो रिस्क है, मतलब जो 13 रुपए है वही रिस्क है मेरा, 650 रुपए पर लॉट का। डेटा नेगेटिव है। अर्लियर मैं ये सोच रहा था कि 18,150 की पुट लेता हूँ, बट वो थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए हम कम रिस्क में ले रहे हैं। 18,100 की पुट ऑप्शन ले रहे हैं, 13-14 में मिलती है, और मार्केट बिल्कुल एट द मनी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 35 मिनट में सेलिंग आनी चाहिए, और 18,100 का लेवल जहाँ पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है वो ब्रेक हो सकता है। तो ये जो 13-14 में आप लेंगे, इसका टारगेट 30 से 35 रुपए का होगा। और अगर ये यहाँ से बाउंस हो जाती है और अगर 3-4 रुपए की रह जाए तो आप स्टॉप लॉस रख करके एग्जिट कर जाइएगा। यानी कि 10 रुपए का हमें प्रैक्टिकली रिस्क लेना है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट 35 तक का रख सकते हैं। हीरो ही मान लें इसे नितिन जी? जी अनिल जी, इसे हीरो जीरो मान लें, हीरो जीरो ही माने। अभी तो देखिए 16-17 हो गई है, मुझे लग रहा है कि 18,100 का लेवल टूटना चाहिए। डेटा में तो काफी नेगेटिव दिख रहा है। ओके, और बैंक निफ्टी पर क्या देख रहे हैं सर? बैंक निफ्टी 42,500 के आसपास है। बैंक निफ्टी में भी कुल मिला के डेटा नेगेटिव साइड ही बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से करीब फ्यूचर्स में 42,400 के नीचे आनी चाहिए, 42,470 के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि 42,400 की तरफ आनी चाहिए, और उसको प्ले करने के लिए हम एक हीरो जीरो यहाँ पे 42,400 की पुट ऑप्शन प्ले कर सकते हैं, जिसका प्राइस अभी 60 रुपीज है। इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे 20 रुपए का, यानी कि आप 40 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, और ये पुट ऑप्शन 42,400 वाली डबल हो सकती है कि पुट 18,000 का लेवल भी ब्रेक हो रही है। देखिए निफ्टी अभी, है ना, और ये पुट ऑप्शन जो हम 12-13 में ले रहे थे 21-22 की तो हो गई है, 10-12 रुपए बढ़ चुकी है। तो 18,100 के नीचे अभी निफ्टी आपको आते हुए दिखा है, और 42,400 का पुट आपको बैंक निफ्टी में खरीदना है। दोनों को आप एक तरह से हीरो जीरो ही मान के चल सकते हैं, या फिर एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट क्या था सर बैंक निफ्टी के पुट का? डबल का टारगेट रखा था, 60 में लिया था, 80 हो गई है अभी। हम टारगेट मान रहे थे 100-110 का आना चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते चलें। जैसे 60 में लिया तो 80 में थोड़ी कर लें, 90 मिल जाए तो कर लें। वैसे टारगेट 120 का रख रहे थे। टारगेट 120 का है, बट 100 के आसपास, 90 के आसपास अगर आप चाहें तो थोड़ी मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। बट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से वीकनेस ही दिखा रहे हैं, और 18,100 के नीचे अभी निफ्टी आपको आते दिखा है। एग्जैक्टली 100 पॉइंट की गिरावट आपको इस समय दिखा रहा है। यूपीएल में आज आपने कुछ ज्यादा ही वीकनेस बनती हुई देखी है। बंसल जी जरा यूपीएल का चार्ट देखें, आज 3.5% का ब्रेकडाउन है। निफ्टी का टॉप लूजर भी है इस समय। क्या चल रहा है सर यूपीएल में? देखिए दीपांशु, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा, यूपीएल में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। बट जिनकी शॉर्ट पोजीशन से दीपांशु कैरी करें, अगर थोड़ा सा पुल बैक मिले और 736, 735, 736 के स्तर मिलते हैं, तब थोड़ा सा उछाल में यहाँ पे बिकवाली की राय होगी। टेक्निकली लगता है 710, 715 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है यूपीएल में, बिकवाली की राय ऑन रैली।
और साथ में दीपांशु एक और स्टॉक में नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन है, तो उसके लिए अगर कोई कतार में नहीं है तो पिक ऑफ द डे के बिगुल की गुजारिश है। अच्छा, ये नीट क्लीन क्लियर ये तो ब्रेक आउट होता है, ब्रेक डाउन भी होता है? देखिए अनिल जी, अक्सर सुनने में आता है ना कि लोग भाई, जैसे अब अनिल जी मेरे पे भी एलिगेशन लगते हैं, हम तो बायस रहते हैं तेजी की तरफ, तो अगर हम जैसे व्यक्ति को अनिल जी ब्रेकडाउन एकदम क्लियर दिख रहा है तो उसमें तो वो नीट क्लीन क्लियर अनिल जी स्क्वायर क्यूब रूट होना चाहिए। अब अनिल जी ये सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट में तक तो ठीक है, कुछ दिन पहले अनिल जी आप अंडर रूट और पता नहीं किस किस में आ गए थे और मैं घबरा गया था भाई, आप कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बोलता है तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट तो अनिल जी भूल चुके हैं। तो बेसिकली क्या है, जिन स्टॉक्स में नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा होता है तेजी वालों को, तो उसको तो अनिल जी नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे। वो तो इसीलिए लिखा था ना मैंने कि किस किस को मैथ्स से प्यार था, किस किस को लगता था डर। आज ही है ना वो? हाँ आज ही है, बिल्कुल मैथमेटिक्स डे सुबह ही आपने डाला। बंसल जी, मैं एट द रिस्क ऑफ प्राइवेसी, आप चाहे तो बता सकते हैं, मतलब मैथ्स में नंबर कितने आए बताना चाहे तो, ऐसा जरूरी नहीं मतलब। नहीं अनिल जी, मेरी गिनती तो टॉपर्स में आती थी। अरे फिर क्या इतना शर्मा रहे हैं? हाँ खुल के बोलिए। हाँ मतलब मैथ्स ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे मार्क्स आ सकते हैं, है कि नहीं? कैलकुलेशन में मतलब बंसल जी हमेशा से परफेक्ट रहे हैं, वेरी गुड। तो आइए बिगुल, हाँ ये आगे ना नेशनल मैथमेटिक्स डे है आज। तो मैथ्स की सबसे बड़ी खास बात ये है कि एक तो ये कि ये सब्जेक्ट लाइफ लॉन्ग तो काम आता ही है कैलकुलेशन वगैरह में, ये दिमाग के तंतु खोल देता है एकदम। मतलब कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है मैथ्स को लेकर। जी कुणाल जी। अनिल जी, बंसल जी से ये तो पूछ लीजिए कौन से स्टैंडर्ड के मार्क्स बता रहे हैं। अनिल जी फर्स्ट और सेकंड क्लास के मार्क्स नहीं पूछे, बाद में कितने आ रहे थे? अनिल जी ये पूछिए। बंसल जी ओवर टू यू। देखिए अनिल जी, पहले आप अनिल जी वो बिगुल बजाइए, उसके बाद मेरे पास मैं कुणाल जी का भी उत्तर दूंगा, और वो जो मस्ती की पाठशाला का भी अनिल जी एक मेरे पास उत्तर है वो भी दूंगा। और अब मुझे लग रहा है वो मेरे मन में जो अभी प्रश्न आया था जब आपने सिमी जी से पूछा तो एकदम ठीक आया था। तो अनिल जी पहले बिगुल और बाद में अनिल जी इस पे बातचीत करेंगे। मेरे को जिस तरह से सिमी जी हंसे ना कि कौन सी क्लास के, मेरे को लग रहा है सिमी जी को डाउट नहीं, आप पे पूरा भरोसा है कि आप शायद सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ऐसा सिमी जी की हंसी से वैसे मुझे लगा। पहले बिगुल पिक ऑफ द डे का, कल की पिक कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आज ही। बताएं सर। अनिल जी बिगुल के बाद एक बार प्लीज आइएगा जरूर। और ये जो अनिल जी पिक ऑफ द डे है, बिकवाली की राय है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। अनिल जी इसने ऑटो की रैली को एकदम आउट परफॉर्म करा है और काफी अरसे बाद इसके अंदर एक बड़ी इंटेंसिटी का नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। और इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोविड, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएस मार्केट, करेक्शन फर्दर डीपन होना चाहिए। और इसके अंदर कल के फर्स्ट हाफ के अंदर जो ये डाउन मूव बना हुआ है वो एक्सटेंड होना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है, मैरिड टू द ऑनगोइंग सेल पैटर्न ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जुलाई के बाद से महिंद्रा एंड महिंद्रा अंडर परफॉर्म कर रहा है बाकी बाजार को। बाकी बाजार में जो तेजी बनी है उसका ये हिस्सा नहीं बना, और अब इस चार्ट पर बिल्कुल टॉपिंग आउट के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। इन स्तरों पर बेच करके चलें। एक फाइनल सपोर्ट स्टॉक के लिए 1200 रुपए के आसपास है, वो लेवल टूटा तो कम से कम इन स्तरों से यहाँ पर 100 रुपए की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो M&M में हमारी बेचने की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 1255, 1255 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 1200 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1165 रुपए का। बिकवाली की राय है M&M के फ्यूचर्स। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय ये है कल का पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ओवर टू यू बंसल जी, आप बहुत कुछ कहना चाहते थे, काफी लोगों को सुनाना चाहते थे, बताएं सर। देखिए अनिल जी, जब आपने अभी सिमी जी से पूछ रहे थे ना किसको सेंटा बनाएंगे, तो मेरे मन में ऐसे ही विचार आया कि सेंटा बना दूं आपको और आपसे मांगू कि ये जो राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर है ना, कुणाल जी को गायब कर दो। अनिल जी इतने में मैंने देखा कि स्क्रीन में से वाकई कुणाल जी गायब हो गए थे।
फिर मैं अनिल जी 2 मिनट देखता रहा, फिर मैंने कहा ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए। बट अनिल जी, कुणाल जी वाकई में ऐसी हरकतें करती हैं, मतलब कि एक व्यक्ति बोल रहा है टॉप करता है, अनिल जी उसको कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड में टॉप करते हैं, तो कुणाल जी अनिल जी इसको डिजर्व करते हैं। और मैं सीरियसली अनिल जी इसमें सोच रहा हूँ कि राकेश कुणाल चार्ट काउंटर में आपको सेंटा बना के इनको गायब करवाऊं क्रिसमस के दिन। अनिल जी ये बढ़िया था। देखो क्या होता है, जो आदमी फेल हो जाए उसको बोलो फेल हो गया, तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा। जो टॉप करे उसको बोलो फेल हो गया। ओहो, बंसल जी की भावनाएं बड़ी आहत हुई है, तो हमें बड़ा आनंद आया इसमें। बंसल जी मार्कशीट तो दिखानी पड़ेगी, इसके बगैर तो हम मानने को तैयार नहीं है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी अनिल जी गलत समझ गए। अनिल जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि बंसल जी तो फर्स्ट सेकंड से लगातार टॉप आते रहे हैं, तो उनका तो लंबा इतिहास है टॉप आने का, और अभी भी टॉप ही चल रहे हैं अनिल जी। भाई साहब, ये क्वालिटी तो सबको सीखनी चाहिए कुणाल जी से। बिल्कुल, कुणाल जी से तो ये क्वालिटी सीखनी चाहिए। सिमी जी को बुआ जी कह दिया, नाराज होगी तो पूरे साल 2 साल तक सिमी जी के पीछे हर बात सही। बंसल जी आपने आज बहुत बढ़िया कार्ड फेंका है। अब कुणाल जी आपसे कभी भी असहमत नहीं होंगे। सिमी जी भी कुछ राय देना चाहती है। जी सिमी जी। नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है यहाँ। ओके, मैं सिर्फ आनंद ले रही हूँ, सुनने से मजा आ रहा है। चलिए, आपको लीडर ऐसे ही नहीं बने ना कुणाल जी। कुणाल जी एकदम, कुणाल जी बताए वोट नहीं जाना चाहिए। हाँ, सबको साथ में रखना है। सॉरी बोल दो, कुछ भी कर दो, वोट बना रहना चाहिए अपना, पक्का बना है। चलिए बढ़िया है। आइए एक और स्टॉक जिस पर राय लेंगे अविनाश सर से भी, और अविनाश सर को का ट्रैक करने वाला स्टॉक भी है केपीआईटी टेक। लेकिन केपीआईटी टेक पर एफआईज हैं बुलिश। कौन सी एफआई बुलिश है, क्यों बुलिश है, पहले वो जान ले, फिर चलेंगे उनके पास। कुशल तैयार है बताने के लिए केपीआईटी टेक पर स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर केपीआईटी टेक को लेकर वर्चुअल मीटिंग हुई थी गोल्डमैन सैक्स की इनके साथ, और यहाँ पर ये इन्होंने रीइटरेट किया है अपनी खरीदारी की राय को, और लक्ष्य 930 रुपए के दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी 30% से ज़्यादा की अपसाइड केपीआईटी टेक में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी इस प्राइस टारगेट को चुनने की बड़ी वजह 4-5 है, जहाँ पर स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कंपनी जो है अब पूरी तरह से जो व्हीकल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स है, यानी कि इंटायर व्हीकल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर केटर करने को रेडी हो गई है, यानी कि उनकी जो कैपेसिटीज़ है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके पहले वो केवल सिंगल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स पर ही काम करते थे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा लीप है कैलेंडर 2023 के लिए। यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इससे इनको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक। इनफैक्ट यहाँ पर पहले अगर आप मौजूदा क्लाइंट रिलेशनशिप देखें तो इसको भी वॉलेट शेयर, क्लाइंट रिलेशनशिप का भी वॉलेट शेयर बढ़ाने के लिए कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है कि मौजूदा क्लाइंट्स में ही यहाँ पर और फर्दर पेनिट्रेशन की जाए, बजाय कि आप नए क्लाइंट्स को ज़्यादा केटर करें। एंड डेफिनेटली दूसरी तरफ अगर आप डिमांड सिनेरियो भी देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी यहाँ पर जितने भी OEMs हैं उनका फोकस लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इससे इनकी डिमांड पर कोई भी ज़्यादा असर नहीं होने वाला है इवन आफ्टर ग्लोबल जितने भी अनसर्टेनिटीज़ है। एंड इसी वजह से केपीआईटी टेक इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और यही रीज़न है कि यहाँ पर 930 रुपये, यानी कि मौजूदा भाव से भी 30 से 32% के और फर्दर रिटर्न आपको अगले साल तक आ सकते हैं। तो बढ़िया रिटर्न्स आ सकते हैं केपीआईटी टेक का। अविनाश जी राय दें जरा। रेगुलरली हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से बुलिश टारगेट्स आ रहे हैं। जब 600 का था, मुझे याद है 900 का टारगेट आया था, वहां से स्टॉक में भी अच्छी रैली आई है, और अब 930 का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी आ रहा है। सर क्या व्यू रखते हैं आप केपीआईटी टेक पे? नहीं, बिल्कुल जैसे कुशल ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, और यूएस में भी इनका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर लंबा नजरिया देखें तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी तो शुरुआत है, अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस अगर सही में इनको टैप करने में ये सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार का हेडरूम है ग्रोथ के लिए, मुझे लग रहा है दीपांशु काफी सिग्निफिकेंट है। और यही बात शायद गोल्डमैन सैक्स को भी अट्रैक्टिव लगी है कि ग्रोथ का रनवे बहुत बड़ा है। हालांकि देखिए नियर टर्म में चैलेंजेस जरूर रहेंगे, जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स यूएस मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से आ रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा पॉज या ब्रेक लगे, बट लॉन्गर टर्म के लिए पोटेंशियल काफी अच्छा है। मैं तो समझता हूं कि डेफिनेटली अगर किसी को निवेश करना है तो टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल प्लस रखिए, और कभी भी कोई गिरावट आपको आईटी शेयर्स में स्पेसिफिकली केपीआईटी में मिलती है तो एक्यूमुलेट करने का मौका समझना चाहिए।
तो अगर गिरावट मिले तो अक्यूमुलेशन का मौका समझिए और नजर रखिए KPIT जिस पर आपको एक्शन करना है। अविनाश जी, आपसे GIC पर भी राय लेनी थी थोड़ी देर पहले सर। स्टॉक अच्छे एक्शन में 4% ऊपर, जरा बताएं सर GIC पर क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि GIC में एक शॉर्ट टर्म जो न्यूज़ फ्लो है वो ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था कि LIC बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनीज गवर्नमेंट सोच रही है LIC के साथ मर्ज करने के लिए। ऐसा लग रहा है मार्केट को कि शायद GIC भी इस मर्जर में शामिल हो सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है इंश्योरेंस स्पेस में जो भी दिक्कतें थी थोड़ी सी जो कोविड के कारण थी वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो गई है। काफ़ी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हालांकि ये सरकारी कंपनी है बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है GIC में, अगर कोई निवेशित है तो होल्ड करे। मेरे ख्याल से मर्जर अगर होता है तो हमको वापस देखना पड़ेगा कि मर्जर रेशियो क्या है, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है। बट स्टैंड अलोन बेसिस पे GIC के लिए मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम कोई लेता है। तो अगर लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन है तो GIC बढ़िया एक्शन वाला काउंटर बन सकता है। बट इस महीने पिछले 3-4 दिनों से काफी उतार चढ़ाव GIC आपको दिखा चुका है। नजर रखें इस काउंटर पर। ICICI लोम्बार्ड बाय द वे, ये आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। चुनिंदा इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं जो आपको इस समय मूव दिखा रहे हैं। ICICI लोम्बार्ड इन पर्टिकुलर इस पर रखिएगा नजर। अभी एक अच्छी मूव भी आई है। एक और स्टॉक जिस पर अच्छी मूव आई है और कुणाल जी से क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, PNB हाउसिंग। कुणाल जी, एक बार जरा देखें सर, 4.5% ऊपर है इस समय PNB हाउसिंग। हमारे भी रेडार पर काफी एक्टिवली रहता है सर। क्या चल रहा है इसके चार्ट में 500 के ऊपर? देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। लगातार हम लोग इस पर खरीदारी की राय देते आए हैं। स्टॉक में एक बहुत विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना, बरसों के बाद इस पे इस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिंग से ज़्यादा यहाँ थोड़ा निवेश का अगर दृष्टिकोण रखें तो इस स्टॉक में आपको 650 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 650-700 रुपए के थोड़े मध्यम अवधि के लक्ष्य मान करके मौजूदा स्तरों पर गिरावट में एक्यूमुलेट करके होल्ड करने की मेरी राय। तो ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त PNB हाउसिंग पर स्टॉक जबरदस्त मजबूती के साथ 5% आज फिर भाग गया। जबरदस्त मूव आ रही सर, खतरनाक। आइए बढ़ते आगे। सेबी ब्रोकर्स के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर विचार कर रही है। इस पर एक एक्सक्लूसिव खबर और साथ ही एक अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, खबर ये है जो चर्चा चल रही है कि जो म्यूल अकाउंट होते हैं, यानी कि कोई अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने गार्डनर के नाम पे, अपने किसी हाउस हेल्प के नाम पर जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके और कारोबार करते हैं, उसको रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया जा रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट ट्रेड फ्रेमवर्क। इसमें ये देखा जाएगा कि जितनी आमदनी है क्या उससे कई गुना ज़्यादा कोई सौदे तो नहीं कर रहा है। तो इसका मकसद यही है कि ये जो एक तरह से कहें कि किसी और को सामने रखकर जो सौदे करते हैं उन सौदों की पहचान करना और रोकना है। इस पर जो है इसी महीने बैठक हुई थी ब्रोकर्स के साथ और जल्दी ब्रोकर्स को अब ये बताना है कि आमदनी और सौदे या हैसियत और सौदे का जो अनुपात है वो कितना रखना है। ये फीडबैक ब्रोकर्स की तरफ से जाएगा, इंडस्ट्री की तरफ से जाएगा और उसके बाद इस फ्रेमवर्क को फाइनल करने की बात हो रही है। तो एक तो ये एक बड़ा फैसला है जो होने के लिए जिसकी चर्चा चल रही है। दूसरा ये है ब्रोकर्स के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाई जा रही है कि जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं जहां पर ये देखा गया है कि कहीं स्टाफ कोई ब्रोकर का कहीं स्टाफ कोई फ्रंट रनिंग कर लेता है या इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेता है या कई बार शेयर के दाम घटाने बढ़ाने, मैनिपुलेशन जिसको कहते हैं, उसके काम में हो जाते हैं, या कई बार फर्जी सौदे दिखाना, इस तरह के जो या मिस सेलिंग है या अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग है या मिसलीडिंग ट्रेडिंग है, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं इन सब को रोकने के लिए जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि जो रेगुलेटर के नियम हैं उसको देखने, समझने और कंप्लाई करने के लिए कंप्लायंस ऑफिसर होता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा तब ये तय होगा, ब्रोकर को ये बताना पड़ेगा कि उनके स्टाफ में किस आदमी की क्या जिम्मेदारी है। अगर KYC में कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी और उस जिम्मेदारी के लिए किसको सजा देना है। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएंगी। एक ये बात हुई। तीसरी बात है जो और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है, यानी अगर कोई क्लाइंट जो है ब्रोकर का वो शेयर बेचता है तो शेयर
क्लाइंट ब्रोकर के थ्रू होता हुआ क्लियरिंग में जाएगा, और अगर कोई क्लाइंट खरीदता है तो वहाँ से क्लियरिंग से वापस ब्रोकर के पास आएगा और फिर क्लाइंट के पास जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था फंड को लेकर भी हो रही है, ताकि सिक्योरिटीज़ जो हैं और जो फंड हैं उनमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना बचे। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक तरफ अगर आप कोई भी अकाउंट किसी के भी नाम पर खुलवाकर उसमें मार्जिन दे दें और ट्रेड करते रहें, लेकिन उस साथ में देखा जाएगा तो कोई कोई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह से या नेटवर्क सर्टिफिकेट से पता चलेगा कि भाई उसकी औकात कितना सौदा करने की है। बिल्कुल करेक्ट, वो बिल्कुल ये चीज़ है। हाँ, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट होगा, उसकी जो भी सारे पैरामीटर होते हैं, पैन हो गया, बाकी डिटेल्स हो गए, उन सबसे पहचान होगी। लेकिन अभी इस पे बात ये हो रही कि आखिर ये किस अनुपात में तय किया जाए। ये जो है इंडस्ट्री को फीडबैक देना है, जो देगी इंडस्ट्री रेगुलेटर को, उसके बाद इस पर बात और आगे बढ़ेगी। लेकिन इस चीज़ को लेकर काम शुरू हो गया है। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़े एक्शन जो होने की तैयारी में इस वक्त होते हुए दिख रहे हैं। सेबी इन नियमों को बनाने पर विचार कर रही है। और बड़े लेवल पर मिसयूज होता है अगर एक्शन सेबी ले रहा है तो फिर? हाँ, देखो, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि मार्जिन्स प्रॉपर आ रहे ही नहीं आ रहे, तो मार्जिन्स तो आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली ये कहना चाहिए कि फ्रंट रनिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का मामला तो उस पर्पज से हो सकता है। राइट, क्योंकि जो आदमी कर रहा है उसकी औकात है अगर उतना करने की, तब तो ठीक। उसकी नहीं है, पैसा आ गया कहीं से, वो कर रहा है, यानी किसी और के लिए कर रहा है, वो कोई और कौन है वो जानने की कोशिश हो सकती है इसमें। बेसिकली अभी जो रिसेंट एग्जांपल है कि प्रॉप ट्रेडिंग के जरिए हो रहा है कि पीक मार्जिन अवॉइड कर सकें, ऐसी भी घटनाएं हो, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी। ये चेक करेगा, स्टाफ चेक करेगा, डेजिग्नेटेड होगा कि ब्रोकर को खुद पता होगा कि उनके स्टाफ में किस आदमी का क्या काम है, वो चेक करेगा। अभी केवल सिंगल कंप्लायंस ऑफिसर है जो ऊपर से सारी चीजें देखता है कि कहीं कोई मोटा वायलेशन ना हो। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर जो ब्रिजेश हमारे साथ शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। फ्रेमवर्क पर कामकाज चल रहा है सेबी की तरफ से। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, करते हैं इनको स्वागत। कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप, देखिए, मार्केट 18,100 को होल्ड कर रहा है। आई मीन दिस इज द लेवल विच आई बीन वाचिंग आउट। मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि 18,100 150 के लेवल्स जो है वो ना क्लोजिंग बेसिस इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड हमें क्लोजिंग बेसिस पे एज ऑफ नाउ तो वो होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। आई मीन 18,100 इज रियली इंपॉर्टेंट। आई मीन अगर वो होल्ड कर जाता है देन हमें थोड़ा बहुत एक बाउंस ऊपर में लगभग 18,300 तक आपको देखने मिल सकता है। तो व्यू मेरा वही है। आप इसके लिए करना ये है कि आपको 18,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है 29 एक्सपायरी का, 29 दिसंबर की एक्सपायरी का, जो भी 118 ट्रेड कर रहा है। 118 पे खरीदे आप 18,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का फॉर अ बाउंस बैक। एंड इसके जो टारगेट्स ऊपर में दीप निकल कर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट विल बी 172 172। दूसरा टारगेट जो निकल रहा है दैट इज 207। दूसरा टारगेट थोड़ा सा छोटा है बिकॉज जो मैं बाउंस बैक बोल रहा हूँ केवल एक बाउंस बैक ही लग रहा है एज ऑफ नाउ। ऑन द लोअर साइड जो आपको स्टॉप रखना होगा दीपांशु, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 73। तो 73 के स्टॉप लॉस के साथ आप 118 पे खरीदे 18,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 29 दिसंबर की एक्सपायरी का। 18,100 इज द फाइनल होप रिकवरी के लिए, तो बाउंस बैक के लिए। उसके नीचे क्लोज आना मतलब दीपांशु लगभग आपका एक अच्छा खासा करेक्शन 18,100 के नीचे आ सकता है। उसके नीचे तो लगभग 17,900 और मे बी 17,800 भी आ सकता है। बट 18,100 अगर होल्ड कर जाता है एज ऑफ नाउ, then there is a chance of bouncing back till 250 300। 200 का कॉल ऑप्शन अगली हफ्ते की मंथली एक्सपायरी का लेना है। 118 में 73 का स्टॉप लॉस और टारगेट 172 और 207 के आपके लिए आते दिख रहे हैं। तो 18,100 के लेवल को बहुत क्लोजली होल्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होने की संभावना पूरी नजर आ रही है, और ऐसे में थोड़ी खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ आज जय की तरफ से क्लोजिंग में एक कॉन्ट्रा कॉल कह सकते हैं आप, एक तरह से जो आता हुआ दिख रहा है वो है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और 3-20 की स्ट्रेटजी कर सकते हैं अगर आप, या थोड़ी देर रुक के करना है। एक बार बैन से बेनिफिट जान लेते हैं फिर करते हैं। हाँ, अरे आगे आशीष जी आइए, कैसे हैं? थोड़ा काम करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आशीष जी लेकर आए हैं बैन से बेनिफिट।
कितने बचे? 3 ही बचे हैं। अब 3 में से फिर सर कल आपके पास सवाल ही गलत हो गया। कितने स्टॉक थे? कितने स्टॉक थे? 7 जी 3 है। धीरे धीरे लिस्ट कम हो रही है अब तो बिल्कुल, क्योंकि सर GNFC है 79.5% है, ये बार आ गया, आ जाएगा। IRCTC 80.15 है सर, ये भी आ जाएगा। ओके। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सर ये स्टॉक जिद्दी है 87% है, तो यहाँ पर थोड़ी सी नजर रखनी है। ठीक है, ये बना रहेगा। हाँ। IRCTC बॉर्डर पे संभावना पूरी है कि आखिर में आ जाए बाहर, और GNFC तो बाहर ही जाएगा। तो इंडिया बुल्स के कोई साथ में रहा तो ठीक, नहीं तो अकेला रहेगा। रहने में रह भी सकते, दोनों II वाले हैं, IRCTC आईबुल हाउसिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए बैंक से बेनिफिट वाला मामला। इस बीच अनिल जी, जो भी पैनिक चल रहा है कोरोना को लेकर, कोरोना की सिचुएशन को लेकर, चीन जहां पर सिचुएशन बनी हुई है, ओके, वो अपनी रिलैक्सेशन कर रहा है गाइडलाइंस में। ये लो, अगर आप कोई विदेशी यात्री हैं जो चीन जा रहे हैं, तो अगले महीने में आपका जो क्वारंटीन का समय है उसमें ढील दी जा रही है। सिर्फ 3 दिन का क्वारंटीन होगा बस, और वो भी होम क्वारंटीन। कोई फैसिलिटी में आपको नहीं करना पड़ेगा, होटल में या कोई भी क्वारंटीन सेंटर में नहीं। आप 3 दिन का होम क्वारंटीन ही आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आज एक ट्वीट एक और देख रहा था, कोई पता नहीं मुझे वो कितना मतलब भरोसे लायक, लेकिन एक ट्वीट और देखा जिसमें चीन के 2 बड़े शहरों में ये बताया गया ऐसी कोई खास सिचुएशन इतनी खराब है नहीं, शायद माहौल ज्यादा बना हुआ है। तो देखिए, ये एक और अच्छी खबर आती हुई दिख रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से। ब्लूमबर्ग पर ये खबर आई, हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई भी, हालांकि अभी तो चीन में जाने के लिए आपको जिगर चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं और जा रहे हैं और किसी काम से जा रहे हैं, जाना ही है, तो अगले महीने से यानी कि 3 जनवरी से सिर्फ 4 दिन का क्वारंटाइन रहेगा। 4 दिन ही ना, 3 दिन का, और वो भी होम क्वारंटाइन। हाँ, वो भी होम क्वारंटाइन फैसिलिटी में आपको नहीं करना। तो यानी कि चीन को बाहर से आने वाले यात्रियों से कोई खास ऐसा डर है नहीं कि आपको डरना चाहिए। तो ये तो अच्छी खबर आ रही है सर। तो जिन लोगों को कोरोना से डर लग रहा है और जिन लोगों को लग रहा है कोरोना चीन से इधर उधर घूमते फिरते हमारे यहाँ पहुंच रहा है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। ढील। हाँ, चलिए, तो ठीक है, चीन तो ढील देने के मूड में है। अब देखते हैं बाजार इसको कैसे लेते हैं। हमारे बाजार फिलहाल करीब 70 पॉइंट नीचे। आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं। 3:20 बज गए। अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स ठीक दिख रहे हैं। थोड़ा डाउ फ्यूचर्स अपनी गेन्स गिव अप कर चुका है। करीब 70 पॉइंट ऊपर था सर जब हमने शो की शुरुआत करी थी 2 बजे। वहां से देखें तो अब सपाट हो गया है। ऑलमोस्ट सारी गेन्स डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स ने गिव अप कर दी हैं, बट कल हमने देखा जबरदस्त उछाल आया था उनके बाजार में, और अब तक कुछ वैसा नेगेटिव दिख नहीं रहा है कहीं पर। ½ % ऊपर यूरोप है, कोई परेशानी नहीं है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर जा रहा है। आज लगातार चौथा दिन है जब कच्चे तेल में आप तेजी देख रहे हैं। $79 वाला कच्चा तेल अब 83 पर आ गया है। उसके अलावा और कुछ एक्शन नहीं है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की। देखिए, मेरा ध्यान तो क्लियर कट है कि अच्छे भाव और अच्छी खबरें दोनों एक साथ आती नहीं है। भाव अगर आपको सस्ते चाहिए तो खबरें खराब शोर शराबा ही मिलेगा। बिल्कुल, अगले 2-3 दिन लेना है, अगले 2-3 हफ्तों के लिए। हाँ, सिंपल सी चीज है, दिमाग नहीं लगाना। अब आप ये सोचो कि मैं लूँ वहीं से घूम जाए, मैं लूँ उसके बाद नीचे ना आए, वो हो जाए तो आपकी किस्मत है, आपकी स्किल्स नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब तो मेरा पॉइंट सिंपल है, मैं 17,800 तक से नीचे की जगह नहीं देख रहा। तो 17,800 के नीचे जाएगा तो हम थैंक यू बोल देंगे, भाई सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। तो बराबर है ना, कहीं तो आपको वो डिसिप्लिन। अदरवाइज आपको आज कल में 1-2 दिनों में खरीदना है तो धीमे धीमे खरीदने की कोशिश कीजिए। लीजिए उतना ही जितना आप हैंडल कर सकें। मेरा व्यू है कि अगले 1-2 सेशन आप खरीद कर थोड़ा थोड़ा रखिए। अगर आप खाली हैं, अगर आप खाली नहीं है, पहले से भरा पड़ा है बहुत सारा, तो पैनिक ना करें। ऐसा नहीं एकदम से वी शेप रिकवरी आ जाएगी, धीमे धीमे रुक रुक कर चलेंगे। बीच बीच में आपको मौके देंगे। मौका लगे कभी तो चौका मार लेना, नहीं तो एक सिंगल्स 2 रन लेते रहना धीरे धीरे ऊपर। तो 18,500 के ऊपर जाएगा, भरपूर तेजी करना है, और 17,800 के नीचे आएगा तो फिर डरना है। तो तब तक इस रेंज को आप ट्रेड करते रहें। तो अब व्यू आज कल 1-8 दिन का न रखें, व्यू आप 1-2 हफ्ते का रखें, जो कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी की जो रिसर्च है ना उस पर भरोसा। अब रहा सवाल कल के लिए का, ये तो थोड़ा व्यू आगे का हो गया। कल क्या करना है? लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड करना चाहते हैं 18,000 का पुट लेकर रखें या 17,800 का, जो आपकी इच्छा हो। शॉर्ट पोजीशन है 18,300 का कॉल लेकर हेज कर सकते हैं, ये आपके लिए होगी बात। बैंक निफ्टी 42,400 के आसपास बंद हो रहा है। आपको अगर लॉन्ग पोजीशन पर डर लगता है, 42,000 का पुट आपके पास होना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन है आपके पास में तो आप 42,700 या 42,800 जो आपको ठीक लगे उसका कॉल ऑप्शन लेकर रखिए। सिंपल हेज रहिए या फिर पोजीशन लिमिट में रखिए, दोनों ही तरफ।
क्लोजिंग ओपनिंग या क्लोजिंग में, बस मतलब अगर गैप से ओपनिंग क्लोजिंग हो तो उसके लिए हल्की सी हेजिंग चाहिए। आज वीकली एक्सपायरी का प्रेशर भी खत्म हो चुका है, तो कल से काफ़ी कुछ अलग तरीके की चीज़ें होंगी, तो इसलिए और पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होने के बजाय हल्के रहना ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल, तो हल्के रहिए, पोजीशन लाइट रखिए, तैयार रहिए दोनों तरफ के मूव्स कैप्चर करने के लिए, बट पोजिशनली इस समय बाजार में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनफैक्ट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है अनिल जी, वहाँ से भी अभी अभी एक बयान आते हुए आपको दिख रहा है। कोविड की जो सिचुएशन है चाइना में, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम हमेशा हर देश को मदद करते हैं एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम ट्रैवल एडवाइजरी इशू नहीं कर रहे हैं, पर हम ज़रूर लोगों से कहेंगे कि आप जिस भी देश में हो, अगर इंडियंस आप किसी भी और कंट्री में हैं तो जो वहाँ की लोकल गाइडलाइंस हैं आप उन्हें प्लीज़ फॉलो करिए, बट फिलहाल कोई ट्रैवल एडवाइजरी इंडिया की तरफ से नहीं आ रही है। मतलब जहाँ जा रहे हो आ रहे हो आओ, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे आज जाना कल जाना, तो ठीक है यार, एंजॉय करो, सावधानी रखो। यस, हाँ, मतलब बेसिक भी है। हाँ, ऐसा पैनिक करके मतलब देखो खबरें तो जब नहीं आती तो न्यूज़ चैनल तो हम तो चलाएंगे, कुछ ना कुछ खबर जो आएगी चलाएंगे। देखो ब्लूमबर्ग पे अच्छी आई तो अच्छी भी चलाई, बिल्कुल। खराब आ रही, मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री तो वो भी चलानी पड़ेगी। 3:30 बजे अगर कल स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग की तो वो भी चलाई, आज संसद में बनाया, तो खबरें तो हमको तो बतानी है, जो है वो बतानी पड़ेगी। आपको डरना है ना, वो आपको डिसाइड करना है। तो अच्छी आई तो अच्छी भी सुना दी कि भाई चलो जनवरी से आपके क्वारंटाइन 3 दिन का हो जाएगा। चाइना में जो बाहर से जा रहे, तो सब तरह चलता रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल सर, बट सिचुएशन पर आप नजर रखिए, यही बात है, और कुछ करना नहीं है, पैनिक मत करना, जैसा अनिल जी आपको पहले बोल रहे थे। आइए जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, बायोकॉन का आप 270 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, आपको मिलेगा अभी 4 रुपए में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 2 रुपए 40 पैसे का। फर्स्ट टारगेट जो आपका यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो है 7.30 एंड सेकंड टारगेट इज 9.5। सो 7.30 7 रुपए 30 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे, ये 2 टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है बायोकॉन का 270 के स्ट्राइक का दीपांशु कॉल ऑप्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपको फार्मा में ओवरऑल एक अच्छी मजबूती तो देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में दीपांशु, पर देन बायोकॉन में एक अच्छा बाउंस आया एंड थोड़ा बहुत आज हमें प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो देखने मिला है, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल्स पर लगभग 265 के आसपास के लेवल से वो इम्पोर्टेंट भी है इसके लिए, और 270 के ऊपर जैसे ये निकलेगा आई विल गेट अ मीनिंगफुल बाउंस टिल एटलीस्ट 280-85। आपको 280 तक के लेवल्स तो देखने मिल सकते हैं, और वो होता है तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 10 रुपए की हो जाती है। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन, 270 की कॉल खरीद कर जाएं। फार्मा शेयर्स पर तो हमारी नज़र बनी हुई थी, और बायोकॉन ये है आपके लिए एक काउंटर जहां पर आपको रखनी है नज़र। अविनाश जी, कोई फार्मा शेयर जो आपके रेडार पर हो सर? इस समय वापस फार्मा पर मोमेंटम आ गया 2 दिनों से। दीपांशु, मुझे सन फार्मा पसंद है। हमको लग रहा है कि देखिए सन फार्मा में जो स्ट्रक्चर बना है प्लस स्पेशलिटी कारोबार पे उनका जो फोकस है, मुझे लग रहा है कि ये काफी वेल पोजीशनड है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कोई खरीदना चाहे तो अगले 6 से 12 महीने में एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो मुझे सन फार्मा पसंद है। आई थिंक इस लेवल पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। ओके, तो सन फार्मा, इस पर है अविनाश जी का भरोसा, नजर रखिए इस काउंटर पर। आज सुबह सुमित जी के भी रेडार पर था, और टारगेट भी जो पहला था 1030 का वो हिट किया है, डेज हाई 1034 का आपको दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और एक और सुस्त सेशन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल मार्केट्स फिर भी थोड़े स्टेबल थे, हमारे बाजार थोड़े सुस्त थे, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स भी अपनी गेन्स गिव अप करके जा रहा है। सिर्फ 7 या 8 स्टॉक्स ही थे जो पॉजिटिव टेरिटरी में थे, उसमें भी टॉप गेनर SBI लाइफ हल्की ही गेन्स के साथ बंद हो रहा है। अल्ट्राटेक, सन, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, ग्रासिम, कोटक, यहाँ पर आपने हल्की हल्की खरीदारी देखी है। बट UPL बड़ी गिरावट आपने इस काउंटर में आती हुई देखी, 3.5% नीचे था। M&M 2.5% ये काउंटर फिसला है। आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपने कमजोरी बनती हुई देखी है। हीरो मोटोकॉर्प सुबह टॉप गेनर था निफ्टी पर, अब आप देख रहे हैं करीब 1% नीचे बंद हो रहा है। HUL और ITC दोनों FMCG दिग्गज प्रेशर में थे। बजाज फिनसर्व में गिरावट आई है। एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज एक फार्मा काउंटर जिसने परफॉर्म नहीं किया, और डिवीज लैब कल 5% दौड़ने के बाद आज आपको थोड़ा सुस्त दिखा है। तो ब्रेथ कुछ ज़्यादा खास नहीं थी निफ्टी पर।
वायदा कारोबार की तरफ आए, REC 2.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड आज ये काफ़ी एक्टिव बना है, 2.5% ऊपर ये काउंटर भी रहा। लुपिन, एल्केम, एबेट, ये सारी फार्मा कंपनीज आपके रेडार पर रखनी चाहिए क्योंकि अच्छी मूव यहाँ पर आपको बनती हुई दिखी है। एम्फोसिस यहाँ पर थोड़ी खरीदारी रही। ICICI लोम्बार्ड ये काफ़ी एक्टिव था ट्रेड में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, हनीवेल, श्री सीमेंट, साथ ही PNB बैंक से बाहर आने के बाद इसमें आपने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। इंडस टावर्स, GNFC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, साथ ही JK सीमेंट जहाँ पर एक्विजिशन की अभी खबर भी आई थी, ये काउंटर भी काफ़ी एक्टिव था। गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आपने मूव अच्छी देखी है। बर्जर पेंट्स, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी, बट गिरावट। बंधन बैंक 5% नीचे, हालांकि खबर अच्छी थी, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कुछ बड़े NPS बेच रहे हैं, हालांकि रिकवरी सिर्फ 8-9% की है इनके लिए। IDFC फर्स्ट बैंक में वीकनेस थी, सुबह से ही गुजरात गैस, IGL, MGL ये सारे काउंटर्स वीक थे। सेल में आपने गिरावट देखी है। मन्नापुरम जो कल अच्छी तेजी दिखा रहा था, आज 3-3.5% नीचे रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, मेट्रोपोलिस कल की तेजी के बाद आज ये भी फिसलते हुए दिखे। इप्का लैब्स अगेन कल काफ़ी एक्टिव था, आज ये काउंटर भी आपको गिरते हुए दिखा है। आज का डेब्यू सूला वाइन्स और सुस्त लिस्टिंग हुई थी, इशू प्राइस के आसपास, फिर थोड़ी गेंस आई और उसके बाद काउंटर आपको फिसलते हुए दिखा है। 7.5% ये काउंटर गिरा है पहले दिन। तो जो हमारी राय थी, या तो लंबी अवधि के लिए लगाइए या फिर एक बार लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद नजरिया लीजिए, वो है आपके लिए सूला विनयार्ड्स पर। कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच ये सारे आज फिसले हैं। यूनियन बैंक में कमजोरी रही। RCF, दीपक फर्टिलाइजर, गॉडफ्रे फिलिप्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, मिश्र धातु, SJVN, CEAT, MMTC यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। जनरल इंश्योरेंस, GIC अच्छी खरीदारी 5% ऊपर। अजंता फार्मा प्रमोटर की स्टेक सेल 5% ऊपर। PNB हाउसिंग, वॉकहार्ट जो हमने अपने खास रिसर्च भी आपको दी थी, कैसे वैक्सीन का इससे फायदा हो सकता है। E-क्लर्क्स, यूको बैंक और साथ ही कैम्प्स यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। 80 पॉइंट आज सुबह मोदी ने रिकमेंड किया था। बिल्कुल सर, आज उनकी शॉर्ट टर्म पिक भी थी, 2400 रुपए तक के टारगेट से, तो मोदी जी का स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है आज के। आइए समाचार समाप्त हुए। 85 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ है, 250 अंक नीचे सेंसेक्स बंद हुआ है और लगभग इतना ही नीचे बैंक निफ्टी भी बंद हुआ है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन हर बार की तरह आज भी है, गुरुवार जो हर हफ्ते आता है, और आज भी आ रहा है आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की। और जब इस शो का नाम होता है तो सब अपने अपने पेन और पेपर पर हाथ में लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सवाल आने वाला है, आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी है। आइए एक झलक देख लीजिए। देखिए वो देश जहां डिनर पर मेहमानों का स्वागत नहीं बल्कि नो एंट्री हो जाती है। देखिए पूरी दुनिया को हैरत में डाल देने वाला 10 करोड़ साल पुराना कंकाल। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अब आपको जल्द मिलाने वाला है एलियन से। टॉम क्रूज का एक और इम्पॉसिबल स्टंट। इंसान ने लैब में बनाया असली सूरज से भी ज्यादा गर्म नकली सूरज। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो डिनर जहां पर नो एंट्री है, ओके, 10 करोड़ साल पुराना कंकाल, एलियंस पेंटागन की तरफ से, और टॉम क्रूज के स्टंट, और असली सूरज से ज्यादा गर्म नकली सूरज। किसी को कोई फेवरेट स्टोरी है जो आप बताना चाहते हैं तो जरा हाथ खड़ा करें कि मेरी ये फेवरेट स्टोरी है, मैं देखूंगा, नहीं तो फिर मैं तो असाइन कर ही दूंगा। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मुझे तो सबसे अच्छी स्टोरी लगी है एलियन वाली, जो अनिल जी दूसरे ग्रह के मानव जो आएंगे। हाँ। तो अनिल जी बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं कि एलियंस आएंगे, यूएफओ में बैठ कर आएंगे, अभी तक कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। कुछ एलियन जैसे लगने वाले लोग तो जरूर अनिल जी मिलते रहते हैं, लेकिन रियल एलियन को देखने का अनिल जी अलग ही चाव होगा। तो अनिल जी वो स्टोरी है सबसे धमाकेदार। बंसल जी की फेवरेट तो पहली वाली होगी, डिनर पर नो एंट्री। आज ही लोग आ रहे हैं। बंसल जी आप तो 5 बजे पहले ये देख ही लेना, ताकि आपको तो आज काफी लोगों को नो एंट्री करना है ना आपको तो। बिल्कुल अनिल जी, नो एंट्री करना है, बट मेरी फेवरेट स्टोरी अनिल जी वो टॉम क्रूज वाली अनिल जी, उनका जो नया एक्शन वाला जो आ रहा है वो अनिल जी फेवरेट स्टोरी। ओहो, वो वैसे मैंने स्टंट देखा है, वो है ना, बहुत बढ़िया। पहले मुझे लगा कि ऊपर जाके कैसे वो जंप करते हैं वहां से, गजब ही है, बहुत ही बढ़िया है।
चलो तो ये देखने लायक है। तो आज का ये विशेष शो मिस मत कीजिएगा, शाम 4:30 बजे बात दुनिया की। 4G से आगे बढ़ते हुए हम 5G की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन कॉल ड्रॉप की समस्या बरकरार है। कहने को तो देश में 115 करोड़ एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। दुनिया में सबसे सस्ती सर्विस भी हमारे यही है, लेकिन मामले भले कितने भी ज़्यादा हो, लेकिन सर्विस के मामले में हमारा स्थान दुनिया में 81वां है, 81st। वियतनाम और म्यांमार जैसे देश भी सर्विस के मामले में हमसे हैं बेहतर। आज शाम हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि क्यों लगातार कॉल ड्रॉप बढ़ रहे हैं और उससे किस तरह से छुट्टी मिल सकती है। महेश उपल साहब हैं जो जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट इंडिया के। विमल वाखलू साहब हैं जो पूर्व CMD TCIL के, और अनिल कुमार साहब हैं एडिटर इन चीफ टेलीकॉम लाइव के। इन तीनों से करेंगे बातचीत। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी हाँ, ये टॉपिक का नाम है। ये मतलब बोल रहे हो, डांट रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो, यही है आज का टॉपिक। हाँ, तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए शो, देखिए, जानिए, समझिए। माफ कीजिए। जैसे दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने की खबरें आई, वैसे ही कोरोना को लेकर बाजार में अफवाहें भी बहुत फैल रही है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर सारी की सारी कोरोना को लेकर जिसके पास जो खबर आए वो सबसे पहले फॉरवर्ड करने में लगा हुआ है। कई बार तो लोग बिना पढ़े ही फॉरवर्ड करते हैं, बोले अगला पढ़ेगा ना, मेरे पास यही भेज दूँ। ऐसे फॉरवर्ड पर विश्वास करना आपके लिए हो सकता है खतरनाक। पूरी अफवाहों का सच बताएंगे आप, ताकि आप कोरोना से डरे नहीं बल्कि सावधानी रखकर सुरक्षित रहें। कोरोना से पहले अफवाह लहर, यह है आज की हमारी कवर स्टोरी रात 7:56 पर इंडिया 360 डिग्री पर। इसके अलावा देश दुनिया के सारे जो एक्शन वाली चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेगी। मस्ती की पाठशाला जाते आते एक बार फिर से बता दूं क्या है, फिर लोग भूल जाते हैं, बोले कि सर हमको तो टाइम ही नहीं मिला, याद ही नहीं रहा, टॉपिक क्या था, भूल गए। तो जितने भी एक्सपर्ट से ध्यान से देख लें, सुन लें। मस्ती की पाठशाला कल 3:30 बजे आपके लिए आ रही है। टॉपिक है कि आप किसे बनाएंगे अपना फेवरेट सेंटा, उससे क्या गिफ्ट मांगेंगे और क्यों मांगेंगे। इससे ज़्यादा आपको मन मर्जी की कोई बात होनी, संता भी अपनी मर्जी से बनाओ, गिफ्ट भी अपनी मर्जी से मांगो, और क्या चाहिए। बस हो जाइए तैयार, अपने मन के घोड़े दौड़ाइए। अपनी इच्छा पूरी करने का एक मौका है, पूरी हो ना हो मांगने का मौका तो है। चलिए, कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। कुणाल जी, राकेश जी, सिमी जी और हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अविनाश सर को भी, और साथ ही जय ठक्कर और सुनील जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।